गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने स्ट्रेट लाइन में जो डिस्कस किया है उसमें कोई पॉइंट किसी को डिस्कस करना है तो बताओ पहले। एनी डाउट? ओके, नाउ नेक्स्ट इन दिस चैप्टर इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस। एक और वर्ड होता है लोकस, ये हम अभी इसी चैप्टर में थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, बट लोकस एक्चुअल में है क्या ये अपन अभी डिस्कस कर लेते हैं। कि जैसे कोई भी एक, ये एक्स वाई प्लेन है, कोई भी एक पॉइंट इस एक्स वाई प्लेन में किसी कंडीशन से मूव कर रहा है, तो वो जिस पाथ पे मूव कर रहा है इस पाथ की जो इक्वेशन होगी, ये इक्वेशन जो है वो इस वेरिएबल पॉइंट जो मूव कर रहा है, जिसको हम अभी एक्स वाई मान लेते हैं, इस वेरिएबल पॉइंट का लोकस है। जैसे एक बेसिक सा क्वेश्चन अगर मैं बोलूं कि एक्स वाई प्लेन में एक फिक्स पॉइंट है, लेट्स से 2,3, ठीक है, और एक वेरिएबल पॉइंट है, इसको हमने अभी एक्स वाई ले लिया जो वेरिएबल पॉइंट है। पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट को हमने ए बोल दिया। पॉइंट पी इस प्लेन में इस तरह से मूव कर रहा है कि ये ऑलवेज ए पॉइंट से एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे है। मान लो डिस्टेंस 5 है, कि पी ए डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू 5। तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि पॉइंट पी जिस पाथ पे मूव करेगा दैट इज सर्कल, करेक्ट। तो ये सर्कल जो बनेगा वो ये वाला सर्कल बनेगा। तो पॉइंट पी की डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस यहाँ इस तरह से हो सकती हैं। तो ये जो सर्कल है इसकी जो इक्वेशन आएगी, दैट इक्वेशन इज लोकस ऑफ दैट पॉइंट, दैट वेरिएबल पॉइंट पी। तो कोई सी भी जो इक्वेशन होती है ना, वो ऑलवेज एक वेरिएबल पॉइंट के पाथ की इक्वेशन होती है। मतलब कि वो जिस ट्रेजेक्टरी पे मूव कर रहा है उस ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन होती है। तो वैसे ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है ये भी एक वेरिएबल पॉइंट के पाथ की इक्वेशन है। और वो इक्वेशन किस तरह से है कि अगर, अच्छा, हम अगर लाइन की पर्टिकुलर लाइन वाले केस में बात करें कि कोई भी एक लाइन को फिक्स करने के लिए अगर हमें ये बता दिया कि इस लाइन पे ये 2 पर्टिकुलर पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल सर एक पॉइंट, तो फिर लोकस और इक्वेशन के बीच में डिफरेंस क्या है? नहीं, लोकस ही इक्वेशन है। जो जो ट्रेजेक्टरी बनती है उसको हम, मतलब ट्रेजेक्टरी को हम वर्ड वर्ड यूज करना है कि लोकस है, और उस लोकस की मैथमेटिकल आंसर जो है वो उसका इक्वेशन है। मतलब कि ये जैसे क्वेश्चन इस तरह से होते हैं कि फाइंड लोकस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट व्हिच मूव्स इन एक्स वाई प्लेन सच दैट its distance from a fixed point say 2,3 is always equal to 5। तो क्वेश्चन है तो लाइक स्टार्टिंग, हमें पाथ बताना है और पाथ इक्वेशन के फॉर्म में बताना है। हाँ, पाथ इक्वेशन की फॉर्म में बताना है, शेप नहीं बताना है, इक्वेशन बतानी है उसकी। और ये चीज अभी अपने चैप्टर में आ जाएगी। मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ कि हमने यहाँ पे भी बोला कि जो भी इक्वेशन होती है वो ऑलवेज एक वेरिएबल पॉइंट का लोकस ही होता है। तो अगर हम लाइन की इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो लाइन की इक्वेशन भी एक वेरिएबल पॉइंट का लोकस है। लेकिन उस पॉइंट पे कंडीशन क्या है, उसके लिए हमें ये पता है कि अगर हमें एक्स वाई प्लेन में 2 पॉइंट फिक्स कर दिए, तो इन दोनों, मान लो ये पॉइंट इस तरह से हैं, तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से ये वाली लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो यानी कि लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए या लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड है। तो इन दिस केस लोकस कैसे आएगा कि अगर हमें अब इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है और इस लाइन पे हमें ए वाला पॉइंट 2,3 बता या x1 y1 बता रखा है और बी वाला पॉइंट x2 y2 बता रखा है, तो हम बोलेंगे कि हमें एक p पॉइंट जो वेरिएबल पॉइंट है का लोकस फाइंड करना है। और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग p, a and b these are collinear points. यस। If these are collinear points, तो slope of PA is equal to slope of AB. Slope of PA is equal to slope of AB वाली कंडीशन लगाएंगे तो y minus y1 upon x minus x1 is equal to
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो आ जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 टाइम्स x माइनस x1। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through point A x1 y1 and B x2 y2। तो every equation is locus of a variable point। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, हैंड टू हैंड एक और पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो लिखा हुआ है ये ए बी का स्लोप लिखा हुआ है, और जो ए बी का स्लोप होगा वही इस लाइन का भी स्लोप होगा। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स x माइनस एक्स वन। तो जो लाइन है वो पॉइंट x1 y1 से पास कर रही है, और उस लाइन का जो स्लोप है वो m है। तो सर लाइन की इसको इक्वेशन सिर्फ x और y के टर्म्स में कैसे लिखेंगे? ये x1 y1 और m तो नंबर्स होंगे। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ने बोला कि 2,3 से पास करने वाली वो लाइन बतानी है जिसका स्लोप जो है वो 5 है। तो लाइन की इक्वेशन y माइनस थ्री इज इक्वल टू 5 टाइम्स x माइनस टू। सिंप्लीफाई किया तो 5x माइनस वाई इज इक्वल टू जो भी ये नंबर आ रहा है। अच्छा, ठीक है, यस सर। तो हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन ही है पूरा। मतलब अज्यूम क्या करना है इसमें? मतलब वो स्ट्रेट लाइन ही वो कंटिन्यू होता है स्ट्रेट लाइन में ही जाके ना, मतलब वो हम लोग अंडरस्टूड हो जाता है काइंड ऑफ, है ना? नहीं, मतलब कोई भी जो इक्वेशन है उसके इक्वेशन की डिग्री पे डिपेंड करेगा कि वो जो कर्व बनेगा हाँ वो कौन सा है। तो अगर x और y में लीनियर रिलेशन है, डिग्री 1 का रिलेशन है, तो इक्वेशन जो आ रही है वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आएगी। अगर इस तरह से आ गई कोई इक्वेशन किसी केस हाँ में। सर, वो समझ सर्कल हो गया। हाँ सर। अभी और कोई डाउट किसी को? नहीं तो मतलब मैं ये पूछ रहा था कि हम लोग को शेप देख के तो उसका इक्वेशन नहीं ना बता सकते हैं, मतलब नहीं कोई नहीं भी नहीं, ऐसे। बिल्कुल नहीं नहीं। यस शेप सर। एक तो देखो ये अब मतलब अभी पूरा कभी भी जब हम ग्राफ बनाते हैं किसी भी केस में, ट्वेल्थ में भी तुम जब आगे पढ़ोगे तो हम ग्राफ कभी भी प्रॉपर नहीं बनाते हैं। ग्राफ जो है वो जस्ट एक आइडिया है किसी भी कर्व के शेप रिप्रेजेंटेशन का। का, क्या? रिप्रेजेंटेशन के लिए ना सर। हाँ, रिप्रेजेंटेशन के लिए। हम कभी भी ग्राफ को देख के मैथमेटिकल रिजल्ट डिड्यूस नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम कभी प्रॉपर ग्राफ बनाते ही नहीं है। तो जस्ट वो एक आइडिया लेने के लिए है जिससे कि अपन को ये समझ आए कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है क्वेश्चन में। इक्वेशन ग्राफ ऑफ तो स्ट्रेट प्रॉपर लाइन। ही बनाते हैं ना। नहीं, जैसे अपन ये बोलते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ड्रॉ करो, इक्वेट तो करने हम के तो लिए पर बना सकते हैं ना सर। क्या? मतलब उसको इक्वेट करने के लिए सर बना सकते हैं ना कि वैसा आ सकता है। हाँ, हम जैसे मैंने ये बोला कि हमने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ किया, तो ये जस्ट हमने उसका एक शेप का आइडिया लिया है। हम ऐसे सर्टेनली थोड़ी बोल सकते कि ग्राफ जो है वो ये वाला बनेगा एक्स स्क्वायर का, या ये वाला बनेगा, या ये वाला बनेगा। ओके सर, समझ में आया। तो हम एग्जैक्ट ग्राफ ड्रॉ नहीं करते। और लेकिन अगर हम इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो इसकी इक्वेशन अलग होगी, इसकी इक्वेशन अलग होगी, और इसकी इक्वेशन अलग होगी। ठीक है, सर हाँ इसलिए सर हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो। तो उसमें अगर हमें 3 पॉइंट्स की वैल्यू मालूम है तो हम एग्जैक्ट इक्वेशन लेके कर सकते, एग्जैक्ट। नहीं अब वही वाली बात हो गई कि यहाँ पे एग्जैक्ट का मतलब फिर अपन को, अगर हम एग्जैक्ट बोल रहे हैं तो जैसे अगर अपन को पॉइंट 2,3 भी मार्क करना है तो प्रॉपरली मेजर करना पड़ेगा 2,3। हाँ सर, समझ गए। तो फर्स्ट फॉर्म है 2 पॉइंट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through points p x1 y1 या a x1 y1 and b x2 y2, these are given points, is y minus y1 equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 times x minus x1, अभी जो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, सेकंड। आदित्य क्या बोला?
सर आपने आपको होमवर्क दिया था क्या पहले 2 लेक्चर्स में? तुम्हारा ऑडियो थोड़ा क्लियर नहीं है, बट अब आई वो थिंक होमवर्क पूछ रहा है, होमवर्क नहीं दिया था। हमने कुछ होमवर्क दिया था क्या? शायद नहीं नो दिया था ना। आज मैं अभी बता दूंगा तो होमवर्क। अपनी इस वीक में डाउट क्लास है क्या कोई? सर नहीं है। नहीं सर। सर हमारे 4 घंटे की लेक्चर है संडे को। अच्छा, ओके। और तुम्हारा उसका डेटा भी आ गया ना ग्रुप पे, स्ट्रेट लाइन का जो TW होगा? हाँ सर 16। 16 को, ठीक है। ओके, तब तो अपना स्ट्रेट लाइन इजीली हो ही जाएगा, उससे पहले सर्कल्स भी हो जाएगा मोस्ट पहले तो। तब तो 2 पॉइंट फॉर्म के बाद सेकंड इज पॉइंट स्लोप फॉर्म। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through point A x1 y1 and slope of line is m is y minus y1 is equal to m times x minus x1। तो यहाँ पे ये जो y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1 लिखा था, इसे हमने अब m से रिप्लेस कर दिया। ठीक है। थर्ड इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यहाँ पे अब स्लोप वर्ड तो क्लियर है सभी को, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ही लिया था। इंटरसेप्ट वर्ड क्या होता है, अगर वो देख लेते हैं कि जैसे ये एक्स वाई प्लेन है और इस प्लेन में यहाँ इस तरह से कोई लाइन है। ये लाइन y एक्सिस को 0,3 पॉइंट एंड x एक्सिस को -4,0 पॉइंट पे कट कर रही है। तो x इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन इज इक्वल टू -4 एंड y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू +3। तो इंटरसेप्ट जो है वो विद साइन हमें यूज करना है, और इंटरसेप्ट का मीनिंग इस डायग्राम के अकॉर्डिंग समझ आया। अगर क्वेश्चन ने बोला कि वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन whose स्लोप इज 5 एंड y इंटरसेप्ट इज 3, तो इसका मतलब कि स्लोप तो अपन को ठीक है 5 है, y इंटरसेप्ट अगर 3 है, तो दैट मींस दिस लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट 0,3। तो हमें अब इंटरसेप्ट की इंफॉर्मेशन से लाइन पे एक पॉइंट मिल गया और स्लोप क्वेश्चन ने बता रखा है, तो हम सेकंड पॉइंट का यूज करके लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, बिकॉज सेकंड फॉर्म में हमें एक स्लोप चाहिए और एक पॉइंट चाहिए लाइन पे। अच्छा, कई बार क्वेश्चन लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट वर्ड यूज करता है, तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट का मतलब कि मॉड लग जाएगा। अगर क्वेश्चन ये बोले कि एक लाइन है जिसके एक्स इंटरसेप्ट की जो लेंथ है वो 5 है, तो इसका मतलब कि वो जो लाइन है वो 5,0 से भी पास कर सकती है और -5,0 से भी पास कर सकती है। समझ आ रहा है? बिकॉज इन दोनों ही सिचुएशन में इंटरसेप्ट विल बी इक्वल टू 5 और -5 एंड लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 5। तो अगर लेंथ वर्ड यूज कर रखा है तो हम मॉड लगा लेंगे, और अगर इंटरसेप्ट यूज कर रखा है लाइन का तो वो ऑलवेज विद साइन आएगा, जो भी होगा नेगेटिव पॉजिटिव। तो नेक्स्ट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन whose slope is m and y intercept is c is तुम लोग बताओ पॉइंट नंबर 2 का यूज करके स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में y is लाइन equal to mx plus c। y is equal to mx plus c। तो इंटरसेप्ट इज सी, मतलब उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 c होगा क्या? हाँ, if y intercept is c then line is passing through point 0, c। तो y is equal to mx plus c जो लाइन है, ये लाइन में स्टैंडर्ड जो लिया हुआ है कि c इज y इंटरसेप्ट, इस लाइन का जो नाम था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यहाँ कहीं कुछ लिखा नहीं कि एक्स वाई, बट y इक्वल टू mx plus c में m इज स्लोप एंड c इज y इंटरसेप्ट। ठीक है। फोर्थ फॉर्म इज डबल इंटरसेप्ट फॉर्म।
तो थर्ड वाले में एक्स इंटरसेप्ट से भी तो होता है ना? नहीं, हाँ बिल्कुल है। अगर मान लो क्वेश्चन ने बोला कि हमें लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, whose slope is 5 and x intercept is -3, तो हम इस इंफॉर्मेशन से लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। बट जो जस्ट ये जो लाइंस के जो हम फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं, 2 पॉइंट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो स्टैंडर्ड जो लिया है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, वो इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट की बात कर रहा है। कहने का मतलब कि क्वेश्चन बोले कि ये 2x + 3y इज इक्वल टू 5, कोई लाइन है, ठीक है, एंड राइट दिस लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो हमें इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो y को अलग कर लो और रिमेनिंग सारा राइट साइड में ट्रांसफर कर दिया, समझ और गई। फिर y का कोफिशिएंट 1 बना लिया। सर हाँ सर ये जैसे सेकंड वाले में तो वो m मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो हम्म। आपने थर्ड वाले में प्लस c क्यों किया, वो मुझे समझा। लाइन जो है, सिंस y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन इज c, तो लाइन इज पासिंग थ्रू 0, c, ये समझ आ गया। हाँ सर। स्लोप इज m, तो लाइन की इक्वेशन y - y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x - x1। गॉट इट? यस सर। यस सर। Okay. Next in this case is fourth, double intercept form. If x and y intercepts, सर थर्ड वाले में अगर एक्स इंटरसेप्ट दिया तो कैसे करेंगे? सर तो उसमें थर्ड, हमें पॉइंट लेना पड़ेगा ना, जैसे -3 थे तो -3, 0 फिर एक सब। मिनट, अच्छा रुको, मैं भी क्वेश्चन कराऊंगा तो भी हम डिस्कस करेंगे। इफ x and y intercept of line are a and b respectively, then equation of line is x upon a plus y upon b equals to 1। मैं अभी फोर्थ वाला पॉइंट जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, एक बार हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर मैं फोर्थ वाले पॉइंट पे आऊंगा। तो एक बार अभी मैं नेक्स्ट पेज कर रहा हूँ, और जो फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्म है ये तो सबको क्लियर है। सर वन 2 पॉइंट सेकेंड फॉर्म, ये एक बार लिख लेता हूँ, एक सेकंड। ओके ओके। तो 2 पॉइंट फॉर्म एंड पॉइंट स्लो फॉर्म, तो 2 पॉइंट फॉर्म कब अप्लाई करना है? जब हमें 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है जो लाइन पे लाई कर रहे हैं, और पॉइंट स्लो फॉर्म जब एक पॉइंट दे रखा है जैसे लाइन पास कर रही है, और एक स्लोप दे रखा है। तो बट ऐसे तो देखा जाए तो 1 और 2 सेम ही है ना, बस उसको। बिल्कुल, इनफैक्ट 1 2 क्या, अगर हम देखें तो 1 2 3 एंड 4 चारों ही सेम है। यस सर। ये एक तो वो है कि अगर अपन ओनली 1 पॉइंट मान लो डिस्कस करें, तो अब वही है कि अगर हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली दोनों इंटरसेप्ट बता रखे हैं, तो 1 पॉइंट मतलब पॉइंट नंबर 1 का यूज करके सॉल्व करेंगे तो हमें लेट से 1 मिनट लगेगा, और अगर अपन पॉइंट नंबर 4 का यूज करके सॉल्व करेंगे तो हार्डली 10 सेकंड में हो जाएगा। वही वाली बात है बस। यस सर। ये नोट कर लिया, नेक्स्ट पेज कर दूं? एक सेकंड सर, हो गया होगा। अब पहले अपन फर्स्ट एंड सेकंड ओनली इन पे बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, और क्विकली कैलकुलेशन करके सिंप्लीफाई करके आंसर बताना। फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन which passes through point A 2, 3, B -4, 2। बताओ।
Sir, x minus 6y plus 1 is equal to 0. ओके तो एक तो चीज जो हम y माइनस y1 और x माइनस x1 लिख रहे हैं, उनमें से हम कोई सा भी एक पॉइंट यूज कर सकते हैं, चाहे तो पॉइंट a यूज कर लो या फिर पॉइंट b यूज कर लो। तो अभी मैंने जो लिखा है वो पॉइंट a का यूज किया है। ये डिनोमिनेटर जो है वो -4 -2 लिखा हुआ है। तो ये सिंप्लीफाई किया तो दिस बिकम्स 1/6। सर मतलब स्लोप तो हमेशा नहीं, स्लोप तो सेम ही आएगा। मैं बोल हाँ रहा हूँ कि यहाँ पे इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को या तो हम 2,3 वाला पॉइंट यूज कर लेंगे या फिर हम -4,2 वाला पॉइंट यूज कर लेंगे, कोई सा भी एक यूज कर लेंगे। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई किया तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो दिस बिकम्स x माइनस 6y और तो ये सर 2। बी अगर हम लोग ए ले रहे हैं तो बी पॉइंट का जरूरत सिर्फ स्लोप निकालने के लिए था। हाँ बिल्कुल, ठीक है। ये बन रहा है x माइनस 6y इक्वल टू कितना बना ये 16 माइनस 2 दैट इज 14। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये लाइन आ रही है। अब इस लाइन को हमने अभी 2 पॉइंट फॉर्म से सॉल्व किया है। हम पॉइंट स्लो फॉर्म से सॉल्व कर सकते हैं कि पहले हमने स्लो फाइंड कर लिया और बिल्कुल सेम ही बात है, कुछ अलग है नहीं। आ जाएगा 14 की जगह। तो 1/6 स्लोप आ जाएगा। अब लाइन वो जो पॉइंट है ए, अभी कोई सा भी एक पॉइंट यूज कर लो, तो y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1। तो दोनों ही इक्वेशन, मतलब जो दोनों ही फॉर्म हमने लास्ट पेज पे लिखे थे, फॉर्म नंबर 1 एंड फॉर्म नंबर 2 सेम ही है, बस इंफॉर्मेशन देने की बात है कि फॉर्म नंबर 1 में हमने 2 पॉइंट्स के फॉर्म में इक्वेशन दी है एंड सेकंड वाला जो केस है इसमें हमने पॉइंट और स्लोप की फॉर्म में इंफॉर्मेशन गिवन है। सर ऐसे भी आ सकते हैं ना कि a line makes इतना डिग्री एंगल विथ एक्स एक्सिस एंड फिर एक पॉइंट दे देगा एंड देन वी हैव टू फाइंड द बिल्कुल इक्वेशन। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर -6y plus 16 होगा। यस सर। क्या वापस से बोलना? तो -6y plus 16 is equal to अरे 0। हाँ 16, 18 माइनस 2 इज 16। अभी ठीक है। यस सर। Find equation of a line whose x-intercept is -4 and this line makes an angle pi/4 with positive x-axis in anti-clockwise direction. बताओ। x plus y is equal to -4। x plus y नहीं, नहीं, शिव ने जो आंसर दिया है वो भी नहीं, रॉन्ग है। क्वेश्चन ने जो इंफॉर्मेशन दी है उसमें क्वेश्चन ने डायरेक्टली इंक्लिनेशन बताया है। y is equal to x minus 4। y इक्वल टू x माइनस 4 करेक्ट है। हाँ दिशिता का भी ठीक है। नहीं, दिशिता ने x प्लस 4 y इज इक्वल टू x माइनस 4 नहीं, x माइनस y प्लस 4 इक्वल टू 0, ये आंसर आएगा। कैसे आएगा कि क्वेश्चन ने इंक्लिनेशन जो है वो π/4 बोला है, तो इसका मतलब कि स्लोप विल बी 1 एंड सेकंड इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन की कि x इंटरसेप्ट ऑफ लाइन इज -4, दैट मींस लाइन passes through -4, 0। तो अब हमें इंफॉर्मेशन में एक पॉइंट मिल गया
और स्लोप मिल गया, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करके लाइन की इक्वेशन लिख लेंगे। सर एंटी क्लॉकवाइज है तो फिर -1 होगा ना? एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है। ओके सर, सॉरी। अभी सारा सॉल्यूशन कंप्लीट सर सॉल्यूशन क्लियर। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव कैसे? एक बार आप दिखा सकते हैं? ये है एंटी क्लॉकवाइज, हाँ तो अपन ये वाला एंगल इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो मेजर करते हैं। हाँ सर। एनी डाउट? सर अगर क्लॉकवाइज दिया होता तो हम लोग तो कैसे? नेगेटिव नेगेटिव ले लेते। अगर हमें क्वेश्चन ने यहाँ पे जो एंटी क्लॉकवाइज वर्ड लिखा हुआ है इसकी जगह क्लॉकवाइज वर्ड लिखा होता तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो एक्स एंड वाई एक्सिस है और लाइन अभी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में π/4 एंगल मेजर कर रहा है। इसका मतलब कि अभी इंक्लिनेशन इज -π/4। इफ इंक्लिनेशन इज -π/4 देन स्लोप इज -1। ओके सर। तो x + y = -4 होता है। बिल्कुल। सर आपने वो जो आपने पॉइंट्स लिखवाए थे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस में, उसमें थर्ड वाले में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आपने वाई इंटरसेप्ट को सी बोला था। हाँ तो अभी यहाँ पर हम्म यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट को आपने सी क्यों लिया? नहीं, वो तो सॉल्व करने के बाद आ रहा है। इन दिस केस ये सॉल्व करने के बाद लाइन की इक्वेशन इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। हम ये बोल रहे हैं कि जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है दैट इज, मैं एक बार नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन ही लिखता हूँ कि अगर क्वेश्चन ये बोला कि फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन whose slope is 3 and y intercept is 4, तो हमारा आंसर, जैसे एक बार देखो कि जो लास्ट वाला क्वेश्चन लिखा था यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये वाला क्वेश्चन और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही है इंफॉर्मेशन वाइज। तो हाँ करेक्ट है हर्षित का आंसर, लेकिन सिंस वी ऑलरेडी नो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की हेल्प से इसका आंसर हम डायरेक्टली y = 3x + 4 लिख सकते हैं और कोई कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक बार वापस से कि जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसमें क्वेश्चन ने बोला था कि लाइन का स्लोप तो 1 है जो थीटा दे रखा था उसके अकॉर्डिंग आ गया, और लाइन का x इंटरसेप्ट जो है वो -4 था, तो यहाँ पे स्लोप 1 और x इंटरसेप्ट -4 की 1 है, तो हमने x इंटरसेप्ट का यूज -4,0 करके किया और फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज किया। बट अगर y इंटरसेप्ट की 1 है तो हम डायरेक्टली स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो और इन केस ऑफ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो ये c है दैट इज y इंटरसेप्ट जो स्टैंडर्ड लिया है। और फिर हमने पॉइंट नंबर 4 लिखा था कि अगर हमें x इंटरसेप्ट a बता रखा है, y इंटरसेप्ट b बता रखा है, तो लाइन का इक्वेशन x/a + y/b = 1 था। ये मैंने पॉइंट नंबर 4 में नोट किया हुआ है। तो अब ये कैसे कि अगर x इंटरसेप्ट a है एंड y इंटरसेप्ट b है, तो लाइन a,0 और 0,b इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है। अब हमें अगर लाइन पे 2 पॉइंट्स मिल गए तो 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन लिखेंगे तो y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x - x1, ये बन रही है इक्वेशन। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बन रहा है y = -b/a टाइम्स x - a, y/b is equal to -x/a + 1, तो x/a + y/b = 1। सिंप्लीफाई करने के बाद ये बन रहा है। बट हम अभी आगे से अगर ये वाला फॉर्म डायरेक्टली अपन को याद है तो वो सारी सिचुएशंस जिनमें बोथ द इंटरसेप्ट्स आर गिवन उनका आंसर डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। इसमें हैंड टू हैंड, लेकिन अच्छा तुम लोग ये बताओ कि इफ x and y intercepts are equal then slope of line is, if x and y intercepts are equal then slope of line is 1 or -1 + y Yes. = a.
नहीं, अभी तक किसी का भी आंसर करेक्ट नहीं है. Again, if a equal to b, that is x and y intercepts are equal, then Sir, find slope of line. half Then find slope of line. 0.5 होगा. नहीं, तुम लोग कैसे बता रहे हो? जैसे हमने बोला कि if x and y, यस सर -1. -1 करेक्ट आंसर है. तो क्योंकि हम लोग 2 पॉइंट ले लेंगे 0, एंड a, 0 ठीक है, तो हमने जो बोला दिशा ने वो बिल्कुल ठीक है कि a, 0 और 0, a ये पॉइंट्स ले लिए बिकॉज a इक्वल टू b है, और यहाँ से y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 जब सॉल्व करोगे तो लाइन का स्लोप -1 आ रहा है. ठीक है. सेकंड मेथड कि ये जो लाइन है इसमें जब a और b को इक्वल किया तो ये लाइन की इक्वेशन इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो गई. क्या तक भी बात समझ आ गई? इस लाइन को हम y इक्वल टू -x प्लस a इस तरह से लिख सकते हैं, और जो हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखा था उससे कंपेयर कर लिया तो m का वैल्यू -1 आ गया और c का वैल्यू a आ गया. गॉट इट? सर एक बार वापस एक्सप्लेन करेंगे? यस. इन यहाँ पे हमने बोला कि वो लाइन की इक्वेशन वो लाइन का स्लोप चाहिए जिसके बोथ द इंटरसेप्ट्स आर इक्वल. तो अगर हमने लाइन को डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में ये एज्यूम कर रखा है तो इसका मतलब कि हमने x इंटरसेप्ट a एंड y इंटरसेप्ट को b ले रखा है. तो इसका मतलब कि क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग a एंड b आर इक्वल. इफ a एंड b आर इक्वल तो समझने की स्लोप फाइंड करने का मेथड 1 कि लाइन विल पास थ्रू दीज 2 पॉइंट्स. समझ आ रहा है? फर्स्ट पॉइंट तो हाँ a हाँ तो ये सेकंड पॉइंट 0, a बन गया. और अगर लाइन इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है तो हमने y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से स्लोप फाइंड कर लिया. सेकंड मेथड कि इस लाइन की इक्वेशन में हमने b के प्लेस पे a लिखा तो ये मिल जाएगा. इस लाइन को इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट किया और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाली लाइन से कंपेयर किया तो m की वैल्यू -1 और c की वैल्यू a आ रही है. तो स्लोप इज इक्वल टू -1. डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने अभी बोला ही था कि इंटरसेप्ट जो है वो ऑलवेज विद साइन यूज करना है. तो अभी वाले क्वेश्चन में मैं अभी ये नोट भी कर देता हूं. इफ both the intercepts are equal, then slope of line is -1. ठीक है. लेकिन अगर ऐसे है कि इफ lengths of both the intercept are equal, then slope बताओ लाइन का. तो इसमें 1 या -1 हो जाएगा. सर अब 1 यहाँ होगा क्योंकि हमेशा मॉड आता है लेंथ में. नहीं, +-1 होगा. 1 और -1 बिकॉज अगर हम ये समझें कि ये लाइन है जिसमें x इंटरसेप्ट सेट से -4 है एंड y इंटरसेप्ट 4 है, तो ये लाइन जो सेकंड वाला पॉइंट है इसको सेटिस्फाई कर रही है. सर लेकिन आपने तो बोला था कि लेंथ हमेशा पॉजिटिव रुको तो ये लाइन सेकंड वाले पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही है, यस और नो? यस सर. कह सकते हैं हाँ. ठीक है. एक लाइन ये है, ये लाइन भी सेकंड वाले पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही है. इनफैक्ट ये लाइन तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को ही सेटिस्फाई कर. ठीक है. तो इस लाइन का जब स्लोप फाइंड करोगे तो -1 आ जाएगा. तो फर्स्ट और सेकंड दोनों को सेटिस्फाई करे तो m का आंसर -1 तो आएगा ही आएगा सेकंड वाले केस में. इस लाइन का स्लोप फाइंड करोगे तो m का आंसर +1 आ जाएगा. तो इन दिस केस x इंटरसेप्ट इज -4, y इंटरसेप्ट इज +4, बट लेंथ जो है वो दोनों इंटरसेप्ट का 4 ही आएगा. तो लाइन का स्लोप कैन बी +1 एज -1.
सो यहाँ इंटरसेप्ट का लेंथ इक्वल से एग्जैक्टली मतलब क्या है? जैसे अभी हमने जो केस लिया था उसमें हमने ये बोला था कि जो लाइन है उसका x इंटरसेप्ट -4 है और y इंटरसेप्ट 4 है। इंटरसेप्ट तो हाँ -4 और 4 है, लेकिन लेंथ हाँ ऑफ इंटरसेप्ट दोनों की ही 4 है। यस सर। यस। सर एक बार ये एक्सप्लेन कर देंगे कि दोनों केस में डिफरेंट क्या था फर्स्ट और सेकंड में? फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंट ये है कि फर्स्ट केस में तो जो इंटरसेप्ट्स हैं वो इक्वल हैं, यानी कि अगर मान लो ये गिवन है कि x इंटरसेप्ट इज -4 एंड y इंटरसेप्ट इज +4, तो ये वाला केस फर्स्ट वाले पॉइंट में इंक्लूड नहीं हो रहा, बिकॉज इस सिचुएशन में बोथ x एंड y इंटरसेप्ट्स आर डिफरेंट। लेकिन यस ये वाला पॉइंट सेकंड वाले केस में इंक्लूडेड है। हाँ सर समझ। यस। Find equation of a line passing through point 3,5 if both the intercepts of this line are equal. बताओ आंसर। लाइन की इक्वेशन बतानी है, ए बी थोड़ी बताना है। ये वाली बात। सर x plus y is equal to 8. हाँ, x फिर प्लस x वाई, plus y minus 8 is equal to 0. करेक्ट। तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे कि सिंस क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन बोथ इंटरसेप्ट्स की फॉर्म में था, तो हमने बोला कि अगर हमने ये वाला पॉइंट डायरेक्टली यूज कर लिया, क्योंकि मैंने नोट में लिखा ही रखा है, तो फिर डायरेक्टली बोल दिया कि स्लोप इज -1 एंड पॉइंट इज 3,5। तो लाइन की इक्वेशन इज y minus y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x minus x1। ठीक है। अगर हमें बाई चांस पॉइंट नंबर 1 जो नोट में लिखा हुआ है ये उस टाइम ध्यान नहीं आता है, तो भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? सर x और y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। हाँ, इस क्वेश्चन ने हमें डबल इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन में इंफॉर्मेशन दी है, तो हम बोलेंगे कि लेट द लाइन बी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। लाइन की प्रॉपर इक्वेशन के लिए हमें a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है। क्वेश्चन बोल रहा है फर्स्ट इंफॉर्मेशन की इंटरसेप्ट्स आर इक्वल, तो a इक्वल टू b। सेकंड इंफॉर्मेशन कि दिस लाइन इज पासिंग थ्रू 3,5, तो पास करने का मतलब कि ये 3,5 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज 3 अपॉन a प्लस 5 अपॉन b इज इक्वल टू 1। 2 इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल इजीली सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद a और b का वैल्यू 8 आ जाएगा। देयरफॉर लाइन इज x अपॉन 8 प्लस y अपॉन 8 इक्वल्स टू 1, और इसको हम x प्लस y इक्वल टू 8 ये लिख सकते ये हैं। उससे लॉन्गर मेथड है ना? हाँ Yes. वो, लेकिन वो वाली बात है कि अगर हमें बाय चांस एग्जाम में ये वाला पॉइंट, क्योंकि ये लाइन की इक्वेशन तो स्टैंडर्ड है तो याद रखनी है, बट पॉइंट नंबर 1 जो है वो ध्यान नहीं आया, तो अपन को इसी मेथड से जाना होगा। सर पॉइंट नंबर 2 में से मेंटल कैलकुलेशन से ही हो जाता है, हाँ उसे मतलब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ दूसरे में तो प्लस माइनस नेगेटिव साइन का ध्यान रखना पड़ता है। तो दूसरे में भी अगर हम लोग लेंथ को अगर मॉड में ले या फिर बाद में खोले तो भी प्लस माइनस आ ही जाता है। आ जाएगा बिल्कुल। मतलब कि अगर क्वेश्चन में लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट इक्वल गिवन होता और हम मेथड 2 से जाते, तो हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 को ये बनाते, मॉड ऑफ a इज इक्वल टू मॉड ऑफ b, तो प्लस माइनस साइन अपने आप आ जाता फिर, यानी कि 2 आंसर्स आ जाते हैं इन दैट केस। ठीक है।
नेक्स्ट सर क्वेश्चन। सर पर 3,5 दिए तो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा ना। हाँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं नेक्स्ट पेज पे एक डायग्राम बनाता हूँ। तो मॉड की क्या जरूरत है? रुको मैं बना रहा हूँ डायग्राम कि लाइन जो है वो 3,5 यहाँ पे कहीं होगा, किससे पास कर रही है। लेकिन अगर क्वेश्चन ने बोला है कि लाइन के इंटरसेप्ट्स का लेंथ इक्वल है, तो एक लाइन तो ऐसे हो सकती है, अभी दोनों ही इंटरसेप्ट जो है वो पॉजिटिव आ रहे हैं। एक लाइन ऐसे भी हो सकती है ना कि x इंटरसेप्ट तो इन दिस केस पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन y इंटरसेप्ट इन दिस केस नेगेटिव आ रहा है, बट उनकी लेंथ इक्वल है। ये मान लो 4,0 है और ये भी 0,-4 है। ठीक है, इसलिए प्लस माइनस यूज करना पड़ेगा लेंथ वाले केस में। तो एक सेकंड प्रीवियस पेज नोट कर लिया? एक सेकंड सर, बस हो गया। यस सर, कंटिन्यू। क्वेश्चन का स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अब ये देखो कि हमें जो 4 फॉर्म्स हमने अभी तक डिस्कस किए हैं लाइन के, विच फॉर्म शुड बी यूज्ड? डबल सर इंटरसेप्ट। वो लास्ट वाला लास्ट वाला डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, बिकॉज इंफॉर्मेशन जो है वो डबल इंटरसेप्ट की फॉर्म में प्रोवाइडेड है। तो हमने फर्स्ट स्टेप लिखा सॉल्यूशन में, लेट द लाइन बी x/a + y/b = 1। अब अगर अपन को a और b की वैल्यूज मिल जाएंगी तो आंसर आ जाएगा। a और b फाइंड करने के लिए हमें 2 इक्वेशंस बनानी है। बनाओ 2 इक्वेशंस कौन सी होंगी? सर x minus 3, no, y minus 4 is equal to x m into। नहीं तो हमें अब m लेके नहीं आना ना, हमें पॉइंट्स लो फॉर्म का यूज ही नहीं फिर करना। हम लोग a plus a b की is equal to जगह 14 and 4a plus 3b 14 is माइनस equal to b लिख ab। देंगे। हाँ ठीक है, ये दोनों बातें सही हैं। तो हमने बोला कि a और b फाइंड करने के लिए फर्स्ट इंफॉर्मेशन कि लाइन इज पासिंग थ्रू 3,4। तो पास कराने का मतलब कि x के प्लेस पे x कोऑर्डिनेट और y के प्लेस पे y कोऑर्डिनेट पुट कर देंगे। एक्सक्यूज मी सर, सर इस क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब क्या हुआ? x एंड y एक्सिस। जब भी हमें इंफॉर्मेशन, अभी तो देखो यहाँ मैटर नहीं कर रहा, बट अगेन क्वेश्चन जैसे कभी कभी बोले ना कि इफ अ लाइन मेक्स इंटरसेप्ट्स 3 and 7 on coordinate axis, तो इसका मतलब कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन x एक्सिस के लिए है एंड सेकंड इंफॉर्मेशन y एक्सिस के लिए। अगर क्वेश्चन ने एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया है तो रूल यही है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन x एक्सिस का है एंड सेकंड इंफॉर्मेशन y एक्सिस का है। ठीक है, हाँ आंसर जो है वो करेक्ट है जो चैट बॉक्स में दिया है। तो इन दिस केस हमने बोला कि लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट 3,4, तो ये तो हो गई इक्वेशन नंबर 1। एंड क्वेश्चन सेकंड बोल रहा है कि सम ऑफ इंटरसेप्ट विच आर a and b इज इक्वल टू 14, इक्वेशन नंबर 2। नाउ 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल a and b सॉल्व कर लेंगे
और आंसर आ जाएगा। तो सेकंड या फर्स्ट इक्वेशन से हमने लिखा 3b प्लस 4a इज इक्वल टू ab और b इक्वल्स टू 14 माइनस a। कैलकुलेशन की तो a का आंसर जो है वो 6 और 7 आ जाता है। क्वाड्रेटिक बनेगी सॉल्व करने के बाद a 6 और 7 आ जाएगा। a 6 7 है तो a इक्वल टू 6 के लिए इक्वेशन नंबर 2 से y का वैल्यू 8 आ रहा है। तो लाइन की इक्वेशन x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 8 इक्वल्स टू 1 आ रही है। a इक्वल टू 7 के लिए y का वैल्यू 7 आ रहा है तो लाइन की इक्वेशन x अपॉन 7 प्लस y अपॉन 7 इक्वल्स टू 1 आ रही है। वो बात अलग है, इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस बिकम्स 4x प्लस 3y इक्वल टू 24 एंड दिस बिकम्स x प्लस y इक्वल टू 7। तो ये सेकंड कॉलम में तो जो लिखा है वो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, बट हमने यहाँ पे क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग लाइन को डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में कंसिडर किया। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में ए और बी फाइंड करने के लिए क्वेश्चन एक बोला था कि लाइन 3 4 से पास कर रही है, इक्वेशन नंबर 1, और दोनों इंटरसेप्ट का जो सम है वो 14 है, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यूज फाइंड कर ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है कि राइट लाइन 4x प्लस 3y इक्वल टू 12 इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसका मतलब बस ये कि हमें y इक्वल टू mx प्लस c वाले फॉर्म में लिखना है। तो ये हो जाएगा दो इक्वेशन हो सकता है। हाँ, जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इसमें 2 पॉसिबिलिटीज हैं। मोर देन 2 इक्वेशन कभी नहीं ला सकते। डिपेंड करेगा इंफॉर्मेशन पे। अभी सिंस क्वाड्रेटिक बन रहा था यहाँ पे तो ए के 2 आंसर्स आए। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दे रखी है किसी क्वेश्चन में कि हम मान लो क्यूबिक बना लें तो ए के 3 आंसर्स मिल जाएंगे, तो फिर 3 लाइंस मिल जाएंगी। यस सर। सर और लाइक अगर एक इंटरसेप्ट ए और दूसरा इंटरसेप्ट ए स्क्वायर है तो फिर क्यूबिक बनाना पड़ेगा। हाँ। और सर अगर ए की कॉम्प्लेक्स वैल्यू आ जाए तो हम लोग उसको नहीं ना देंगे। नहीं, ठीक है सर। हम जो भी बात कर रहे हैं वो यहाँ पे रियल लाइन की बात कर रहे हैं, रियल XY प्लेन में। ठीक है, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमें कुछ खास करना नहीं है, बस लाइन को y इक्वल टू mx प्लस c वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमने y को लेफ्ट में रखा और सारा एक्सप्रेशन राइट में ट्रांसफर कर दिया, फिर y का कोफिशिएंट 1 बना लिया, तो ऑटोमेटिकली लाइन y इक्वल टू mx प्लस c वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसका यूज क्या है कि हम अब इस लाइन को देख के डायरेक्टली बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ दिस लाइन इज -4/3 एंड y इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन इज +4। तो अभी तक जो हमने 4 फॉर्म्स डिस्कस किए हैं लाइन के, ये चारों फॉर्म्स क्लियर हैं। और हम अलग अलग क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज ये क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करेगा कि हम कौन से फॉर्म का यूज करें जिससे कि लीस्ट कैलकुलेशन हो। सर जो यहाँ पर सी का वैल्यू जो 4 आया वो कौन सा इंटरसेप्ट है, y या x? y ना। हाँ ठीक है। तो ये जो लोग नोट कर रहे हैं क्विकली नोट कर लो। हो गया। ओके, नेक्स्ट नाउ अब सर एक सेकंड के पीछे करिए, एक सेकंड। तो हम लोग ऐसे थीटा का रेंज भी बता सकते हैं ना, मतलब जो इंक्लिनेशन वाला थीटा। सर कौन सा थीटा? इंक्लिनेशन? हाँ सर। नहीं, वो तो रेंज क्या, वो तो फिक्स आंसर ही आ जाएगा ना इन दिस केस, अगर स्लोप फिक्स हाँ हो गया। मतलब कि एग्जैक्ट अगर हमें पता हाँ है। हाँ, अगर वैल्यू स्टैंडर्ड नहीं तो फिर अपन tan इनवर्स की फॉर्म में आंसर लिख देंगे। ऐसा अगर तुमसे बोला ही जाए फिक्स्ड आंसर क्यों आएगा सर? 2 इक्वेशन है ना, तो 2 नहीं, थीटा के इस क्वेश्चन में बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले। अच्छा जो तो सर सेकंड वाला, ऊपर वाले में 2 आंसर आएगा, हाँ रेंज नहीं आएगा ना उनके, मतलब ऐसा बीच में नहीं है ऐसा कुछ नहीं भी। नहीं 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 नहीं, जैसे क्योंकि सेकंड 2 वाला फिक्स्ड इक्वेशन आ रहे हैं हम लोगों को। नहीं, दो मतलब फर्स्ट वाले जो क्वेश्चन है उसमें 2 डिफरेंट लाइंस आ रही हैं,
तो 2 डिफरेंट इंक्लिनेशंस आ जाएंगे। सेकंड वाले क्वेश्चन में एक ही लाइन है, तो तुम लोग बताना कि सेकंड वाले क्वेश्चन का लाइन जो है उसका इंक्लिनेशन कितना है। तो tan इनवर्स को इनवर्स नेगेटिव -4/3। tan इनवर्स -4/3। तो जब भी वैल्यू स्टैंडर्ड नहीं है हम tan इनवर्स के फॉर्म में आंसर लिख देंगे। सर वो ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने y = 8 क्यों लिखा है? b = 8 होगा ना। ठीक है, ओके। यस सर। नाउ नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 4 हो गया था, पॉइंट नंबर 5, दिस इज डिटर्मिनेंट फॉर्म। हम कहीं यूज नहीं करेंगे इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन में, लेकिन अगर किसी ऑप्शन में कोई लाइन की इक्वेशन डिटर्मिनेंट फॉर्म में गिवन है ऑलरेडी, तो हमें पता होना चाहिए कि हाँ ये एक लाइन की इक्वेशन है। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म है होता क्या है कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through points a x1 y1 and b x2 y2 is x y1 x1 y1 1 x2 y2 1 equals to 0। ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन है। कोई इसका एक्सप्लेनेशन बता सकता है कि लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में कैसे आई? जैसे हमने सर वो सर सेकंड एरिया फॉर्म ऑफ में दैट लाइन विल बी 0। हाँ, एरिया से आई कि हमने बोला कि हमें एक पॉइंट P का तो लोकस चाहिए, और ये जो लाइन है ये x1 y1 एंड x2 y2 से पास कर रही है, तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। इफ कोलिनियर पॉइंट्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB is equal to 0, तो वहां से ये इक्वेशन आ जाएगी। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 है नॉर्मल फॉर्म। अगेन इसका भी कोई खास यूज नहीं है। 1 to 4 जो अपन ने पॉइंट डिस्कस किए उनका यूज है, और लास्ट में जो हम एक जनरल फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करेंगे, नोट करेंगे, उनका यूज है। पॉइंट नंबर 6 इज नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म को हम एक क्वेश्चन की फॉर्म में ही कर लेते हैं। क्या है इसमें? इस तरह से सिचुएशन है कि ये है x एंड y। एक्सक्यूज मी सर, सर आपने 5th पॉइंट में सी पॉइंट क्यों नहीं लिया? आपने 1 1 1 क्यों लिया? क्या नहीं लिया हमने? आपने सी पॉइंट क्यों नहीं लिया? आपने 1 1 1 क्यों लिया? सी पॉइंट तो कुछ है ही नहीं ना, 2 ही तो पॉइंट्स हैं A एंड B। तो आपने 1 1 1 क्यों लिया? अरे हमने जब लास्ट क्लास में एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लिखा था, तो ये अगर एरिया x1 y1 x2 y2 x3 y3 इन 3 पॉइंट से पास कर रहा है, तो एरिया इज हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ये नोट किया था, समझ ठीक है। यस। तो ये x एंड y एक्सिस हैं, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन कुछ ऐसे है कि एक लाइन गिवन है, लेट्स से ये लाइन है, इस लाइन पे ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर है, लेट्स से दिस पॉइंट इज P, दिस इज O, तो परपेंडिकुलर का जो लेंथ है वो स्मॉल p है, ठीक है, एंड दिस एंगल इज अल्फा। यहां तक का डायग्राम है। अब तुम्हें मुझे इस लाइन की इक्वेशन बतानी है, कैसे बताओगे? उसके लिए इन टर्म्स ऑफ P एंड अल्फा हमें OA एंड OB जो डिस्टेंस है, या पॉइंट A और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो ये तुम्हें, अगर हमें OA और OB मिल गया तो हम डबल इंटरसेप्ट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन लिख लेंगे, बट हमें OA एंड OB इन टर्म्स ऑफ P एंड अल्फा चाहिए। और यहाँ पे जो डायग्राम है वो मैं अब यहाँ नेक्स्ट वर्ड्स में लिख रहा हूँ कि हो क्या रहा है कि इफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर from origin
on the line is equal to P and this perpendicular makes an angle alpha with positive x-axis anti-clockwise. Then equation of line is P जो है वो ओरिजिन से इस लाइन पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है एंड OP जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल सबटेंड कर रहा है, तो हमें OA एंड OB चाहिए इन टर्म्स ऑफ P एंड अल्फा। तो बताओ OA कितना आ रहा है? P upon cos alpha. P अपॉन कॉस अल्फा। देखना और सभी को समझ आ गया? यस सर। ऐसे ही OB कितना आ रहा है? OB जो है वो P अपॉन साइन अल्फा आ रहा है, देखो। तो हमने x इंटरसेप्ट P अपॉन कॉस अल्फा एंड y इंटरसेप्ट P अपॉन साइन अल्फा फाइंड कर लिया। अब हमें अगर दोनों इंटरसेप्ट पता है तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1 फॉर्म का यूज किया तो लाइन ये आ गई, और यहाँ पे बस इसको सिंप्लीफाई किया तो लाइन की इक्वेशन ये बन रही है। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन। हाँ सर, हम लोग यहाँ से एंगल भी तो निकाल सकते हैं, वो जो PA वाला एंगल है वो हम लोग मतलब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। हाँ फाइंड कर सकते हैं बिल्कुल। मतलब तुम स्लोप फाइंड करना चाह रहे हो ना लाइन का हाँ इंक्लिनेशन? सर, हाँ हाँ अगर बिल्कुल, एंगल वैसे भी कर सकते हैं, हो जाएगा। बट तुम्हें स्टिल अगर तुमने जैसे लाइन का इंक्लिनेशन भी फाइंड कर लिया तो भी तुम्हें लाइन, अगर हम स्लोप यूज कर रहे हैं तो लाइन का या तो y इंटरसेप्ट या x इंटरसेप्ट रिक्वायर्ड ही होगा, या तो हम Yes. पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे या 2 पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे, सॉरी क्या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करेंगे, तो उसके लिए एक इंटरसेप्ट चाहिएगा ही चाहिएगा। तो ये है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में बस अगर क्वेश्चन बनेगा तो एक, वैसे तो अब वही है कि मेंस वाला पूछ सकता है, एडवांस वाला तो पूछेगा नहीं, बट एक क्वेश्चन अपन नोट कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। अभी तक जो लिखा है इस वाले पेज पे क्लियर है? यस, एक सेकंड के लिए लिख लेते हैं। डन? नो सर, 1 मिनट। यस सर, डन। We have to write this line in normal form, and normal form क्या है? x cos alpha plus y sin alpha equals to p। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे होगा कि हम राइट साइड में एक नंबर ले आए, और वो नंबर, दैट नंबर सिंस डिस्टेंस है, लेंथ है, मस्ट बी पॉजिटिव। तो हमने लिखा इस इक्वेशन को √3x माइनस वाई इक्वल टू -5, और फिर -√3x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो राइट साइड वाले नंबर को पॉजिटिव बना लिया ये चीज लाने के लिए। फिर सेकंड स्टेप है कि x और y के कोफिशिएंट को इन टर्म्स ऑफ cos अल्फा sin अल्फा कन्वर्ट करना है, Sir, divided by 2 डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे।
तो दिस बिकम्स, और डिवाइडेड बाय 2, यहाँ तो वैल्यू स्टैंडर्ड मैंने ली है जिससे कि इजीली समझ आ जाए, बट एक जनरल पॉइंट कि अगर मान लो कुछ भी ax प्लस by प्लस c होता गिवन लाइन, तो हम पहले माइनस ax माइनस by इक्वल टू c लिखते और फिर रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड कर लेते। तो a और b नंबर समझ आ गए, x का कोफिशिएंट का स्क्वायर और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर के सम के रूट से डिवाइड कर लेते। अब जब तुम ट्राइंगल बनाओगे और ट्राइंगल में अगर हम इसको cos थीटा को a अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ले रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली साइन थीटा b अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन रहा है। तो ये बन रहा है cos थीटा और ये बन रहा है साइन थीटा। तो जब भी हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के रूट से डिवाइड करेंगे, ऑलवेज एक cos और एक साइन बन जाएगा। तो इन दिस केस हमने 2 से डिवाइड किया। अब 2 से डिवाइड किया तो अभी √3/2, तो cos में जो वैल्यू है वो कौन से एंगल की है? π/3 की? नहीं, π/6 की। तो 5π/3। नहीं, अभी मैं एक बार जैसे पॉजिटिव की बात करूं तो पॉजिटिव में हमने इस तरह से लिखा, और हमने अगर इसको यहां यूं लिखा कि दिस इज -x cos π/6 प्लस y sin π/6 इक्वल टू 5/2, तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं है। लाइन की इक्वेशन तो ये सही है, बट ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं है, बिकॉज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p होना चाहिए, यानी कि x का जो कोफिशिएंट है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, y का कोफिशिएंट भी पॉजिटिव ही होना चाहिए, यानी कि जो नेगेटिव साइन है वो हमें साइन या कॉस में ट्रांसफर करना है। बट अभी तक जो मैंने यहाँ तक लिखा है, यहाँ तक की बात तो सबको समझ आ गई होगी। अब जब भी कोई किसी भी x या y के आगे नेगेटिव साइन आ रहा है, तो देखो मतलब इस स्टेप के बाद डिफरेंट सिचुएशंस क्या क्या बन सकती हैं। डिफरेंट सिचुएशन बन सकती हैं कि x और y के आगे प्लस प्लस साइन ही आ रहा है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वही आंसर हो जाएगा। x और y के आगे प्लस माइनस आ रहा है, माइनस प्लस आ रहा है, या माइनस माइनस आ रहा है, तो उस केस में हमें कन्वर्ट करना होगा। हमने इस स्टेप का मतलब कि जो एंगल है उस एंगल को एक्यूट एंगल लिया हुआ है, यानी कि पॉजिटिव वाली वैल्यूज को यूज किया हुआ है। तो अगर प्लस माइनस आ रहा है तो x प्लस और y माइनस, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अगर हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है और ये वाला एक्यूट एंगल थीटा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल को हम माइनस थीटा यूज कर लेंगे। ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम पाई माइनस थीटा यूज कर लेंगे, एंड दिस वन इज थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम पाई प्लस थीटा यूज कर लेंगे। तो इन दिस केस हम सिंस x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो हम पाई माइनस थीटा यूज करेंगे, देन दिस बिकम्स x cos पाई माइनस π/6 प्लस y sin पाई माइनस π/6 इक्वल टू 5/2। तो अभी ये नॉर्मल फॉर्म में ये हमारा आंसर हो गया। तो x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग क्वाड्रेंट डिसाइड करेंगे, और हमने एक्यूट एंगल को थीटा बोला है। तो अगर इसी एंगल को हमें फोर्थ में लेके जाना है तो हम बोल रहे हैं कि दिस नाउ विल बी माइनस थीटा। सेकंड में लेके जाना है तो ये अब पाई माइनस थीटा हो जाएगा, एंड अगर थर्ड में लेके जाना है तो दिस बिकम्स पाई प्लस थीटा। सर आप एक बार नॉर्मल फॉर्म एक और बार एक्सप्लेन कर सकते हो? नॉर्मल फॉर्म में हमने बोला कि ये जो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p है, ये लाइन की नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन है। बट कौन सी लाइन? ये वो लाइन है जिसपे ओरिजिन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू स्मॉल p, एंड दिस परपेंडिकुलर मेक्स एन एंगल अल्फा विद पॉजिटिव x एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसको जब हमने इस इंफॉर्मेशन को यूज किया था तो फिर सॉल्व करने के बाद लाइन की इक्वेशन ये आ गई थी। बट इन दिस केस जो क्वेश्चन है बोल रखा है कि एक लाइन इस वाली फॉर्म में गिवन है और हमें इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि साइन कॉस लेके आने। तो सबसे पहला स्टेप हमने बोला कि राइट साइड में कांस्टेंट को ले जाओ और उसको पॉजिटिव बना लो। तो ये है स्टेप 1। फिर सेकंड स्टेप कि जो x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं, जो इन दिस केस
-√3 एंड +1 आ रहे हैं, इनके स्क्वायर के सम के रूट से डिवाइड कर लो, √a² + b² से डिवाइड कर लो, जो इन दिस केस 2 बन रहा है, तुमने 2 से डिवाइड कर लिया। ये है स्टेप 2। फिर इसके बाद x का जो कोफिशिएंट है उसको पॉजिटिव वाला नंबर लिया और उससे हमने पहले एक एक्यूट एंगल डिसाइड कर लिया, जो इन दिस केस π/6 आ रहा है। तो x का कोफिशिएंट का मैग्नीट्यूड cos π/6 है, y के कोफिशिएंट का मैग्नीट्यूड sin π/6 है। तो थर्ड स्टेप में हमने ये लिख लिया। फोर्थ स्टेप में हमने बोला कि नॉर्मल फॉर्म में x और y दोनों के कोफिशिएंट पॉजिटिव आने चाहिए। तो इस वाले पॉइंट की हेल्प से हम क्वाड्रेंट डिसाइड करके एंगल को रिप्लेस कर लेंगे। तो अगर इन दिस केस x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट है, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम π-θ यूज कर लेंगे। तो हमने थीटा के प्लेस पे नेक्स्ट स्टेप में π-θ यूज कर लिया और फिर इसको सिंप्लीफाई कर दिया। तो ये है स्टेप 4। हाँ, अब बोलो डाउट क्या? तो पर सर, दोनों अभी क्वाड्रेंट पॉजिटिव क्यों होने चाहिए? जैसे x को पॉजिटिव नहीं होना चाहिए? ये वाली फॉर्म हमें एग्जैक्टली इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सर लेकिन वो अल्फा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना। नहीं, जरूर थोड़ी है। अगर लाइन मान लो इस तरह से, अगर मैं डायग्राम को चेंज कर दूं और लाइन इस तरह से है, तो ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा वो अब ये वाला एंगल बनाएगा। ठीक है? यस। एनी अदर डाउट? सर आपने वो डिवाइड वो उससे मतलब √3 का होल स्क्वायर + 1 स्क्वायर से डिवाइड क्यों किया? मुझे समझ में नहीं आ रहा सेकंड स्टेप में। मान लो ऐसे होता, ठीक है, तो हमने यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम √a² + b² से डिवाइड कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? कि अब डिवाइड करने के बाद जो ये नंबर है, हमने अगर इसको cos θ बोल दिया, तो जब तुम ट्राइंगल बनाओगे तो ऑटोमेटिकली ये वाला जो नंबर है ये sin θ में कन्वर्ट हो जाएगा ट्राइंगल से। तो हमें x के कोफिशिएंट को cos और y के कोफिशिएंट को sin में कन्वर्ट करना था, इसलिए हमने ये वाला प्रोसेस लिया। अगर हम डिवाइड नहीं करते तो ओनली a को, एक तो हम cos θ बोल नहीं सकते बिकॉज a नंबर मस्ट बी लेस देन 1। cos θ का वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होता है। ठीक है, तो मान लो ये ऑलरेडी लेस देन 1 होता भी तो भी जरूरी नहीं है कि जो y का कोफिशिएंट होता वो sin θ बन जाता। बट अगर हमने ये डिवाइड कर लिया तो हमेशा ही ऐसा होगा कि इन दिस केस अगर कोफिशिएंट ऑफ a cos θ है तो कोफिशिएंट ऑफ x cos θ है तो कोफिशिएंट ऑफ y sin θ बन जाएगा। और ट्राइंगल बनने का मेरा मतलब क्या है कि जैसे ये थीटा है, अगर हमने इसको b, इसको a और ये अब हाइपोटेन्यूस ये हो गया, तो देखो इस ट्राइंगल के लिए cos θ की वैल्यू a/√a² + b² एंड sin θ की वैल्यू b/√a² + b² आ रही है। इनफैक्ट जब तुमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन डिस्कस किया, ट्रिग्नोमेट्रिक सर इक्वेशन ट्रिगो 2 में हमने वेरिएशन में किया था ऐसा। हाँ, उसमें जो इस टाइप की ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती है कि a cos x + b sin x = c, इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए भी हम ये मेथड यूज लेते हैं। और अगर हमने इसको cos θ बोला तो ये sin θ बन जाता है, तो ये cos x cos θ + sin x sin θ = some number and this becomes cos of x minus θ। ठीक है, x minus y plus y = 0 उसका स्लोप क्या था? तुम्हारा ऑडियो बहुत डिस्टर्ब है। सर उसने बोला x - y = 5 या 0, उसका स्लोप क्या होगा ऐसा? सर x minus स्लोप क्या होगा? नहीं, मुझे तो कुछ समझ आया नहीं। किसी को समझ आया तो बताओ, या फिर आदित्य तुम √3x - टाइप कर ले।
सर वो जो आपने इक्वेशन लिखा है ना ऊपर, उसका स्लोप के बारे में। अगर हमें स्लोप चाहिए √3 x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0 का, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, तो स्लोप इज इक्वल टू √3। देन उसका एंगल थीटा रहेगा, लाइक 60 रहेगा ना। इंक्लिनेशन जो है वो, हाँ, 60 रहेगा। सर तो जो तीसरा स्टेप है उसमें तो एंगल 30 आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, तो वो तो अलग बात है तीसरा ना। स्टेप से अगर हम ये वाला करेंगे तो एंगल जो 60 आ रहा है वो तो इस लाइन का इंक्लिनेशन है, और जो 30 आ रहा है वो इस एंगल की वजह से आ रहा है। दोनों अलग अलग बातें हैं। इस लाइन का इंक्लिनेशन तो ये वाला एंगल होगा, और अल्फा जो है वो कौन सा एंगल है जो परपेंडिकुलर बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ठीक है क्या? नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 7। जनरल फॉर्म क्या है कि x और y में कोई भी लीनियर रिलेशन जो भी होगा वो ऑलवेज एक लाइन बना लेगा। तो a b c सम कांस्टेंट नंबर्स हैं, तो एनी लीनियर रिलेशन इन x एंड y इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 लाइन का जनरल फॉर्म है। अब यू हैव टू टेल मी स्लोप ऑफ दिस लाइन, बताओ कितना इन टर्म्स ऑफ ABC। माइनस a बाई बी। y इंटरसेप्ट। सर ये एक नॉर्मल फॉर्म में एक डाउट का पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ बोलो। वो आपने जो सर पिछले पेज में वो जो आपने प्रूफ में लिखा कि OA इज इक्वल टू P बाई कॉस अल्फा, ये तो P कॉस अल्फा होना चाहिए था ना? नहीं, अगर हम यहाँ पे जो इस वाले डायग्राम में ट्राइंगल OPA बन रहा है, तो यहाँ पे OPA ट्राइंगल इस तरह से कि P पे राइट एंगल है। ठीक है, तो मान लो ये O है और ये A। OP डिस्टेंस इज इक्वल टू स्मॉल p, और हमें हाँ OA डिस्टेंस चाहिए, तो हमें हाइपोटेनस चाहिए। यस सर। ओ हाँ। ठीक है, और यस ये सर। वाले एंगल को हमने अल्फा लिया होगा। हाँ सर। हाँ, तो इस लाइन का y इंटरसेप्ट कितना? तो माइनस c बाई ए, माइनस c बाई बी, सॉरी। x इंटरसेप्ट तो देखो y इंटरसेप्ट जो है, हाँ, माइनस c अपॉन है। c बाई ए। तो स्लोप जो है ये तो हम माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y से फाइंड कर लेंगे। एक्चुअल में कैसे आया कि हमने इस लाइन को नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूँ एक बार, फिर वापस से प्रीवियस पेज कर दूंगा कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है। इसको हमने बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, वाई इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी एक्स माइनस सी अपॉन बी लिखा। तो यहाँ से ये तो हो गया इसका स्लोप, और ये हो गया इसका y इंटरसेप्ट। ठीक है, अब अगर हमें y इंटरसेप्ट या x इंटरसेप्ट फाइंड करना है, तो हम डायरेक्टली अब आगे से क्या कर सकते हैं जो रिलेटिवली सिंपल है, कि अगर हमने x को 0 पुट किया तो y का वैल्यू डायरेक्टली माइनस सी अपॉन बी आ रहा है। तो x को और ये ऑब्वियस भी है बिकॉज हम बोल ही रहे हैं कि लाइन y एक्सिस को जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट y इंटरसेप्ट है। तो सिंस y एक्सिस बोल रहे हैं तो y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। ऐसे ही जब हमने यहाँ पे x को 0 पुट किया, तो सॉरी y को 0 पुट किया, तो x का वैल्यू माइनस सी अपॉन ए आ रहा है। तो ये वाला पॉइंट माइनस सी अपॉन ए कॉमा 0 है। तो हमें अब
अगर जनरल फॉर्म में लाइन की इक्वेशन गिवन है तो स्लोप इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई प्रोवाइडेड एक्स एंड वाई, मतलब ये सारा नंबर हमने सेम साइड में लिखा हुआ है, बिकॉज कई बार इक्वेशन ऐसे भी गिवन होती है कि 2x इक्वल टू 3y माइनस 5। तो फिर हम पहले इसको 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 बोलेंगे, तब जाके स्लोप का वैल्यू प्लस का 2/3 आ रहा है। समझ आ रहा है? तो स्लोप इज माइनस a अपॉन b। टू फाइंड x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल टू 0 एंड टू फाइंड y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल टू 0। सर वो नोट करना था। So y intercept x is equal to 0 ना? टू फाइंड y इंटरसेप्ट विल पुट x इक्वल टू 0। तो जब यहाँ पे इस y yes समझ। भूमि हम अभी इस क्लास के एंड में डिस्कस कर लेंगे। अरे 6:48 हो गया आज। ओहो, मैंने बोला था कि मैं जल्दी इसको खत्म कर दूंगा। चलो ठीक है, फिर अपन आज की क्लास में यहाँ तक ही रखते हैं, ठीक है। और पहले तो बताओ कि आज का जो हमने पोर्शन डिस्कस किया है उसमें कोई डाउट किसी को? सर वो जनरल फॉर्म एक बार वापस एक्सप्लेन कीजिए। सर वो जनरल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म में थोड़ा डाउट था। ओके, जनरल फॉर्म तो क्या है कि x और y में कोई भी लीनियर रिलेशन लिखा है, तो हमने बोला कि जैसे 2x प्लस 3y प्लस 4, ये x और y में एक लीनियर रिलेशन लिखा हुआ है, तो ये है लाइन का जनरल फॉर्म। जैसे अपन ने कोई भी इक्वेशन फाइंड की कि y माइनस 3 इज इक्वल टू 5 टाइम्स x प्लस 4, मान लो ऐसे कोई इक्वेशन है, इसको भी जो अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बन रहा है 5x माइनस 3 प्लस 23 इक्वल टू 0। तो ये लाइन का अब जनरल फॉर्म बन गया। अब हमें अगर ऑलरेडी जनरल फॉर्म में कोई लाइन गिवन है और क्वेश्चन अपन से बोल रहा है कि फाइंड स्लोप ऑफ दिस लाइन, तो हमने बोला कि कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y विद नेगेटिव साइन इज स्लोप। x इंटरसेप्ट, टू फाइंड x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल टू 0, y को 0 पुट किया तो x इंटरसेप्ट की वैल्यू -2 आ रही है, और ऐसे ही y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट कर लेंगे और y इंटरसेप्ट इन दिस केस माइनस का 4/3 आ रहा है। तो जनरल फॉर्म में तो बस इतना ही है। समझा। नॉर्मल फॉर्म में हमने क्या बोला कि कोई भी एक लाइन है, होमवर्क में अभी बुकलेट में से देख के बताऊंगा, तो मैं अभी ग्रुप पे मेंशन कर दूंगा। क्या बोल रहा था मैं, हाँ, नॉर्मल फॉर्म में लाइन है और लाइन पे इंफॉर्मेशन अब हमें पॉइंट के या स्लोप के फॉर्म में नहीं गिवन है। इंफॉर्मेशन ऐसे गिवन है कि इस लाइन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल p है, और जो ये परपेंडिकुलर है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज अल्फा एंगल बना रहा है। तो हमें इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है। तो हमने इसकी इक्वेशन डिराइव करने के लिए हमने OA एंड OB यानी कि इसके x एंड y इंटरसेप्ट्स को राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प से फाइंड किया। तो x, हाँ सर आपने इस केस में पुट x इक्वल 0 या y इक्वल 0 क्यों नहीं लिखा x और y इंटरसेप्ट के लिए? क्योंकि x एंड y इंटरसेप्ट बाय डेफिनेशन x एक्सिस और y एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट है। x एक्सिस पे लाई करने वाले हर एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होता है, 0 हो जाएगा, तो y का 0 पुट कर दिया, ठीक है। हाँ। नॉर्मल फॉर्म में हमने जब कैलकुलेशन किया तो x इंटरसेप्ट p अपॉन कॉस अल्फा और y इंटरसेप्ट p अपॉन साइन अल्फा आ गया। तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज करके सिंप्लीफाई करके लाइन की इक्वेशन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p आ गई। ये तो थ्योरी वाला पॉइंट था। क्वेश्चन में क्या था, मैंने पहले ही बोल दिया कि नॉर्मल फॉर्म पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, अपना रेयरली कभी यूज आएगा। और जो हमने क्वेश्चन किया वो क्या है कि कोई भी एक लाइन दे रखी है, अब अपन ऐसा करते हैं कोई डेटा चेंज कर लेते हैं, और मान लो वो जो लाइन गिवन है वो गिवन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 5।
नहीं, ये तो सिंपल ज्यादा हो जाएगी, हम लाइन ले लेते हैं 3x माइनस 4y इक्वल टू 5। तो हमने कहा सबसे पहला स्टेप तो ये होगा कि जो कांस्टेंट है उसको राइट साइड में ट्रांसफर करके पॉजिटिव बना लो, ऑलरेडी हो रखा है। सेकंड स्टेप कि x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं उनके स्क्वायर के सम के रूट से डिवाइड कर लो। तो इन दिस केस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट 5 आ रहा है, तो हमने 5 से डिवाइड कर लिया। ये कंफ्यूज मत होना कि मान लो यहाँ पे 6 है तो भी हम 5 से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया कि सिंस 3/5 स्टैंडर्ड एंगल नहीं है तो लेट cos 3/5 सॉरी cos थीटा इज इक्वल टू 3/5। तो हम बोल रहे हैं कि थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 3/5। तो जब इसके लिए ट्राइंगल बनाओगे तो या किसी भी मेथड से साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करोगे तो साइन थीटा की वैल्यू 4/5 आ जाएगी। तो दिस इक्वेशन इज नाउ x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू 6/5। तो एक बार देखो कि यहां तक की बात क्लियर है? यस। अब हम सिंस हमें नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो नॉर्मल फॉर्म स्टैंडर्ड ये है जिसमें x और y के आगे प्लस प्लस होना चाहिए। अभी यहाँ y के आगे माइनस है तो x पॉजिटिव y नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट? बोलो। x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव y कोऑर्डिनेट नेगेटिव, कौन से क्वाड्रेंट का पॉइंट हुआ? फोर्थ का। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए थीटा को हम माइनस थीटा से रिप्लेस कर लेंगे। नाउ इक्वेशन इज नाउ x cos माइनस थीटा प्लस y sin माइनस थीटा इज इक्वल टू 6/5। और हमारा ये फाइनल आंसर हो जाएगा क्योंकि थीटा स्टैंडर्ड नहीं है तो हम ये यूज कर लेंगे। और ये तुमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर रखा होगा कि हम cos इनवर्स 3/5 को 37 डिग्री नहीं बोलते, ये बताया ना? अप्रोक्सीमेशन है ना, अप्रोक्सीमेशन है। और हम ये चीज ओनली फिजिक्स में यूज करते हैं बिकॉज फिजिक्स में अपन को कैलकुलेशन नहीं करनी होती ज्यादा इरेशनल टर्म्स में, बट मैथ्स में हम कभी भी अप्रोक्सीमेशन नहीं करेंगे। ऑल्सो सर वो जो हमें जैसे x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट मिल गया उसके बाद से हमने डबल इंटरसेप्ट फॉर्म से इक्वेशन निकाला ना। हाँ नॉर्मल। हाँ। Okay, any other doubt in today's lecture? ठीक है, लास्ट वाली क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें वो एक बार अपन और डिस्कस कर लेते हैं कि वहां पे क्या था कि पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, नहीं पी क्यू आर गिवन था शायद, पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स कुछ कुछ गिवन थे और पॉइंट आर जो था वो हमने जब ओपन किया था तो मैं अब जस्ट समझने में सिंपल रहे तो मैं क्या कर रहा हूँ कि लेट्स से कि पॉइंट पी x1 y1 है एंड पॉइंट क्यू x2 y2 है। तो पॉइंट आर जब ओपन किया था तो पॉइंट आर ओपन करने के बाद cos थीटा x2 प्लस साइन थीटा x1 कॉमा cos थीटा y2 प्लस साइन थीटा y1 ऐसे बन गया था। वो x2 और x1 जो क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ अल्फाबेट दे रखे थे वही है, लेकिन पॉइंट आर को ओपन करने के बाद इस वाली फॉर्म में बन गया था। अब हमने कहा क्वेश्चन चेक करने को बोल रहा था कि पी क्यू आर में से कोलिनियर है या नहीं है, अगर है तो कौन सा पॉइंट बीच में है, कौन सा पॉइंट साइड में है। तो हमने कहा कि लेट्स से इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे x1 y1 है, यहाँ पे x2 y2 है, x2 का मल्टीप्लीकेशन cos थीटा से होना चाहिए और x1 का मल्टीप्लीकेशन sin थीटा से होना चाहिए। तो हम अगर एक पॉइंट ए कंसिडर करें जो PQ सेगमेंट को cos थीटा इज टू sin थीटा के रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो पॉइंट ए नाउ बिकम्स cos थीटा x2 प्लस sin थीटा x1 अपॉन cos थीटा sin थीटा x1 अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा, ऐसे ही y कोऑर्डिनेट। तो ये वाला जो पॉइंट ए है ये तो डेफिनेटली PQ सेगमेंट पे ही लाई कर रहा है, लेकिन पॉइंट आर PQ सेगमेंट पे लाई करेगा या नहीं करेगा उसके लिए कि अगर पॉइंट आर को PQ सेगमेंट पे लाई करना है तो
ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन तो एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो आर इक्वल टू ए करने के लिए अब हमें डिनोमिनेटर्स को भी मैच कराना है। तो दैट मीन्स कि अगर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू 1 हो गई तो पॉइंट आर पॉइंट ए के इक्वल हो जाएगा, यानी कि यहीं पे ही आ जाएगा पॉइंट आर। और इसका मतलब कि पी क्यू आर कोलिनियर हो जाएंगे। लेकिन जब हम cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो थीटा का प्रिंसिपल आंसर जो है वो 0 और π/2 आता है, जबकि क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग थीटा इस इंटरवल में लाई कर सकता है ओनली। तो फिर इस कंडीशन से 0 एंड π/2 दोनों रिजेक्ट हो गए। इसका मतलब कि इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग cos थीटा प्लस साइन थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू 1। ये चीज पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है, और ये पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब कि पॉइंट पी क्यू आर कोलिनियर नहीं है। तो कौन सा क्वेश्चन ये कर रहे हो? ये लास्ट लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था। एनी अदर डाउट? चलो फिर अपन अपना शायद नेक्स्ट क्लास कल ही दिखता है, कब है? सर बुकलेट से होमवर्क। हाँ, बुकलेट से होमवर्क में मैं चलो ग्रुप पे मेंशन करता हूँ अभी थोड़ी देर में। ये मैं लिंक एंड कर रहा हूँ और ग्रुप पे बताता हूँ होमवर्क, ठीक है? चलो ओके बाय। सर होमवर्क रिपीट कर सकते हो? होमवर्क नहीं बताया मैंने। वो लास्ट क्वेश्चन वाला लास्ट लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन वो अच्छे से समझ में नहीं आया था। मैंने अभी ये तो डिस्कस किया, लास्ट लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन जो इस पेज पे डिस्कस किया। हाँ सर, मतलब समझ में आया, पर ये क्वेश्चन के लिए सिर्फ सेम बाकी क्वेश्चन आएंगे तो वो नहीं बनेंगे। हाँ तो नहीं, देखो जेई ने कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे पूछे ही हैं जिनका हमें थॉट आना बहुत मुश्किल है। तो ये वन ऑफ मतलब जो जेई के जो अगर हम टफेस्ट क्वेश्चंस की बात करें तो उनमें से एक क्वेश्चन है, बिकॉज इस चीज का थॉट आना कि हम पहले पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स में फॉर्मूला ओपन करेंगे और उसके बाद इस तरह से रेशियो लेके कोई एक पॉइंट कंसिडर करेंगे, ये थॉट काफी मुश्किल थॉट है। हमारा नॉर्मल मेथड क्या होता है कि हम सबसे पहले स्लोप की बात करते हैं कि हम स्लोप ऑफ पी क्यू फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ क्यू आर फाइंड करेंगे। और अगर हमने ये वाला मेथड ले लिया तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो जाएगी कि अपन सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो थॉट वाली बात जहां तक है तो थॉट तो नहीं आ सकता इस क्वेश्चन का एग्जाम में। ये तो बस अपन को क्या है कि क्वेश्चन पहले से पता है तो इसका सॉल्यूशन भी पहले से बताया, तो इसलिए मैंने यहाँ डिस्कस कर लिया। सर तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे? तो जेई में हमें 100% पेपर सॉल्व भी नहीं करना होता है। जेई वाले हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन तो ऐसा डालते हैं जो किसी से भी सॉल्व ना हो। तो एक दो क्वेश्चन ही रहेगा ना ऐसा? हाँ हाँ ऑब्वियसली नहीं, देखो वैसे एक दो क्वेश्चन तो नहीं बोलूंगा मैं, बट क्वेश्चन पेपर पे के लेवल पे डिपेंड करता है। जैसे 2010 का मुझे ध्यान है, शायद 10 ही था, वो पेपर काफी टफ आया था मैथ्स का, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन तुम्हें ज्यादा मिल सकते हैं। और केसेस में 2006 में या 2016 में बात करें तो रिलेटिव सिंपल पेपर था, तो ऐसे क्वेश्चंस कम मिलेंगे, बस वो वाली बात है। अगर तुम देखो कि जेई एडवांस में अगर तुम्हारे जेई एडवांस का जो पेपर होता है उसमें 50% मार्क्स के अराउंड आते हैं तो फिर हमारी काफी अच्छी रैंक आ सकती है। टॉप की मैं नहीं बोल रहा हूं, बट स्टिल 50% के अराउंड मार्क्स अगर हैं तो भी हम काफी अच्छी रैंक सिक्योर कर सकते हैं। टॉपर्स के लिए तो यूं मान लो 70% मार्क्स आ गए तो फिर वो टॉप रैंक भी आ जाएगी, बट 100% मार्क्स तो एडवांस में आना बहुत ही मुश्किल काम है। सर जस्ट रिक्वेस्ट कैन यू ऐड मोर क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस इन क्लास डिस्कशन। हाँ ठीक है। एक्चुअली स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर है ना, इसमें अगर तुम देखोगे तो प्रीवियस ईयर में एवरेज शायद एक क्वेश्चन 1 ईयर में आया होगा एवरेज, लेकिन इसका मीनिंग ये बिल्कुल भी नहीं है कि इस चैप्टर का वेटेज कम है, बिकॉज इस चैप्टर का यूज सर्कल्स, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला इन चैप्टर्स में होता है फर्दर। पर स्टिल जो भी क्वेश्चंस लास्ट 10 इयर्स में जेईई ने पूछे हैं मैं उनको और कवर कर लूंगा एग्जाम अपने क्लास नोट्स में।
सर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इन जनरल वेटेज कितना है अपना एडवांस में? काफी अच्छा इन वेटेज है। जनरल इन जनरल वेटेज काफी अच्छा है। स्कोरिंग मतलब देखो इसका दोनों चीजें हैं, जो मैंने एक बार पहले भी कहा था कि जनरली जो चैप्टर समझने में टफ होता है उसके क्वेश्चन सिंपल आते हैं, जो चैप्टर समझने में सिंपल होता है उसके क्वेश्चन टफ आते हैं, एक्सेप्ट फॉर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर जो है वो समझने में रिलेटिवली सिंपल है। अब ये तो अपन ने जस्ट शुरू ही किया है स्ट्रेट लाइन, बट तुम आगे देखोगे तो सारे इसके पोर्शंस, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये सारे पोर्शंस सिंपल हैं समझने में और इनके क्वेश्चंस भी रिलेटिवली सिंपल आते हैं। तो ये स्कोरिंग टॉपिक्स में आता है, जेईई के स्कोरिंग टॉपिक्स में आता है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सर तो ऐसे क्वेश्चंस लेक्चर्स और बुकलेट बना के नहीं आएंगे ना? मतलब एग्जाम में हम बना नहीं पाएंगे ना कुछ भी करके? नहीं तो अपन देखो, अपन को तो एग्जाम में वही है, क्वेश्चंस को एग्जाम में पढ़ना है, ट्राई करना है, समझ आ गया अच्छी बात है, एग्जाम में नहीं समझ आया तो छोड़ना ही है और कोई ऑप्शन नहीं है। ये तो हम एग्जाम में डिसाइड नहीं कर सकते ना कि ये क्वेश्चन एक्चुअल में छोड़ने के लिए ही आया था या सॉल्व करने के लिए आया था। सर जेईई में बायनोमियल थ्योरम का कितना वेटेज है? मतलब मेरे को उसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट्स वीक है। नहीं देखो, दोनों पॉइंट में बोल रहा हूँ, अगर कॉन्सेप्ट वीक है तो अभी अपने पास सफिशिएंट टाइम है, अभी ही उसको स्ट्रॉन्ग कर लो। ये अच्छी बात है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा वो चैप्टर वीक है, तो उसको स्ट्रॉन्ग करने में टाइम लगाओ। ऑल्दो वेटेज ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा है, लेकिन वेटेज के अकॉर्डिंग हमें स्टडी नहीं करनी चाहिए। हमें टॉप रैंकर्स में अगर रैंक लेके आनी है तो हमारे लिए ईच एंड एवरी मार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे एक ही नंबर का कोई क्वेश्चन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर तुम लोग देखोगे रिजल्ट में और जहां पे 2000 से 3000 की जो रैंक है, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, तो 1 मार्क पे अराउंड 200 रैंक्स का डिफरेंस आ जाता है। तो सारे के सारे चैप्टर्स स्ट्रॉन्ग रहने चाहिए और अभी अपने पास टाइम है। हम लोग जो भी चैप्टर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में अगर वीक है कोई भी बाई चांस, तो उसमें अपन टाइम लगाएं, एफर्ट लगाएं, डाउट डिस्कस करें और उस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग बनाएं। ठीक है? यस सर। तुम्हें किसी को भी कभी भी, पर्टिकुलरली मैथ्स में, मतलब मैं तो मैथ्स का बोल सकता हूँ, किसी भी चैप्टर में कोई भी डाउट है तुम ग्रुप पे डिस्कस कर लो। अगर किसी को हेजिटेशन है तो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप करके अपना डाउट डिस्कस कर लो। बट डाउट्स जितने मैक्सिमम तुम डिस्कस करोगे, अपने जो भी बुकलेट्स हैं उनको जितना ज्यादा सॉल्व करोगे, उतना ही मैथ्स में कॉन्फिडेंस आएगा। जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सर जैसे मैं क्या करता हूँ कि जनरली मॉड्यूल के क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं तो मैं पहले पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर मॉड्यूल पे जाता हूँ। ये अपन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हमारे पास फिर मॉड्यूल सॉल्व करने के लिए भी टाइम हो। मतलब एनसीईआरटी में भी सिंस अपन का टाइम तो कंज्यूम हो ही रहा है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपन ने वहां ज्यादा टाइम लगा दिया, फिर बुकलेट सॉल्व करने के लिए अपने पास सफिशिएंट टाइम नहीं है और हमने उसको आधा अधूरा करके छोड़ दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर टाइम का थोड़ा सा मतलब मैनेज जैसे नहीं हो पाता कई बार कि टाइम कम है, तो हम ऐसा जरूर कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर चैप्टर्स, जैसे अपन जब चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा फील आ जाता है कि ये चैप्टर हमें कितना समझ आ रहा है। तो अगर तुम्हें किसी पर्टिकुलर चैप्टर में बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि नहीं ये तो वीक है, तो उसकी एनसीईआरटी सॉल्व कर लो पहले और फिर मॉड्यूल सॉल्व कर लो। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं ये चैप्टर तो ठीक ठाक समझ आ गया क्लास में, तो फिर डायरेक्टली मॉड्यूल सॉल्व कर लो। मैथ्स का रिवीजन करने के लिए एक तो पॉइंट यही है कि हमें कभी भी ऐसा वेट नहीं करना चाहिए कि अरे अभी तो शुरू ही किया है अपन ने मैथ्स, रिवीजन तो बाद में कर लेंगे। जैसे कोई चैप्टर कंप्लीट हो गया तो फर्स्ट तो उसका करंट होमवर्क जो चैप्टर चल रहा है तो हैंड टू हैंड करते जाओ, कभी होमवर्क को पेंडिंग मत छोड़ो। चैप्टर का विद डिस्कशन वो चैप्टर कंप्लीट हो गया तो फिर उसके रिवीजन की भी प्लानिंग कर लो। और प्लानिंग इस तरह से करनी चाहिए कि हमें इस वीक में ये चैप्टर रिवाइज करना है। ऐसा नहीं होता कि हम जैसे तुमने भी कभी ट्राई किया हो कि सुबह ऐसा होता है ना कि मॉर्निंग में 6 to 8 अपन स्टडी करेंगे, फिर 8 to 9 कुछ करेंगे, फिर 9 to 12 स्टडी करेंगे। ऐसा जो शेड्यूल बनाते हैं वो शेड्यूल कभी फॉलो नहीं हो पाता। तो बेटर होता है कि हम वीकली टारगेट्स बना लें। और वीकली टारगेट में क्या कि फर्स्ट प्रायोरिटी जो हमारा करंट होमवर्क है, करंट चैप्टर्स जो चल रहे हैं उनका होमवर्क हमें कंप्लीट करना है। इनका होमवर्क कंप्लीट करने के बाद फिर जो टाइम बचेगा उसमें जो हमने अपना टारगेट बना रखा है वो वाला होमवर्क हम कंप्लीट करें।
और होमवर्क मतलब टारगेट में भी कैसे कंप्लीट करना है कि जैसे अब तुम्हारी शीट डिवाइडेड है, जिसमें एक्सरसाइज 1A है, 1B है, 1C है एंड सो ऑन, डिपेंडिंग अपॉन टाइम, कि अगर तुमने फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिवीजन शुरू किया तो पहले इसके लेक्चर नोट्स में से जो भी तुम्हें पढ़ना है पढ़ लो, उसके बाद एक्सरसाइज 1A, ओनली एक्सरसाइज 1A सॉल्व करो, और इसके भी ऑल क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, ओनली वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो हमसे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुए हैं। अगर मान लो जैसे 1A में फॉर एग्जांपल से 50 क्वेश्चंस हैं, हमने जब फर्स्ट टाइम ट्राई किया था तो हमसे मान लेते हैं कि 35 क्वेश्चंस हो गए थे और 15 क्वेश्चंस नहीं हुए थे, तो अभी ओनली ये 15 क्वेश्चंस हमें 1A में ट्राई करना है। 1A हो गया तो अब 1B में करना है। अब हमने मान लो एक वीक में अपने पास इतना ही टाइम था कि हमने बस 1A एंड 1B ही कंप्लीट किया, 1C 2A 2B का नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, अब उस वीक में जितना हुआ उतना हो गया। अब क्वाड्रेटिक वाला रिवीजन खत्म करके नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट चैप्टर ले लो ऐसे। और ऐसा नहीं कि हर वीक मैथ्स का लेना है, नेक्स्ट वीक फिजिक्स का ले लिया, नेक्स्ट वीक केमिस्ट्री का ले लिया, ऐसा करके हम अपने टारगेट्स बनाएं। और जब सारे चैप्टर्स का रिवीजन इस तरह से हो रहा है तो अब जब वापस से बाय चांस नेक्स्ट टाइम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नंबर आया तो अब हम इसके 2A 2B एक्सरसाइज का रिवीजन करेंगे। बात समझ आ रही है ये? सर बट ऐसे पॉसिबल नहीं होता है ना, क्योंकि अगर हम अभी ये सिर्फ फिजिक्स या सिर्फ मैथ्स करेंगे तो फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक तो टेस्ट ही है, पूरा कंप्लीट ही नहीं होगा। अब देखो ये भी अगेन तुम जब टॉपिक चल रहा है करंट तो उस पर डिपेंड करता है कि तुमने कितने प्रॉपरली वो टॉपिक को कवर किया है। एक्चुअल में तो हमें जो तुम्हारे वीकली टेस्ट होते हैं इन टेस्ट के लिए पढ़ना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। जो हमने क्लास में पढ़ रखा है, जो हमने क्लास का होमवर्क कर रखा है, ओनली उसी बेसिस पे हमें एग्जाम देना चाहिए। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि एक बार तुम ट्राई भी करना कि अलग से उस टेस्ट के लिए पढ़ के मत जाओ, और जो तुमने क्लास में पढ़ रखा है, जो भी उसका होमवर्क कर रखा है, उसी के बेसिस पे एग्जाम दो, तो तुम रियलाइज करोगे कि मार्क्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस आता नहीं है। इनफैक्ट हम करते क्या है, तुम मुझे तो 99 मतलब श्योर है कि 99% लोग ऐसा करते होंगे क्या कि जब एग्जाम आता है तो उस एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग वो जो चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स का रिवीजन करते हैं अपन। मतलब उस एग्जाम से 2-3 दिन पहले मान लिया, रिवीजन में क्या करते हैं, उनके लेक्चर नोट्स पढ़ते हैं। ऐसा ही करते हो? और कई लोग तो ओनली लेक्चर नोट्स ही पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री में तो ये बिल्कुल ठीक है मेथड, लेकिन मैथ्स में ये बिल्कुल बेकार है। मैथ्स में तो हमें लेक्चर नोट्स बार बार पढ़ने से कभी बेनिफिट नहीं होने वाला। एक बार पढ़ लिया और जब तक हम उसके क्वेश्चंस नहीं करेंगे हमें मैथ्स में बेनिफिट नहीं होगा। तो मैथ्स में हमें क्वेश्चंस ही करने हैं। अब तुम अगर टेस्ट से थोड़ा पहले ही पढ़ रहे हो और तुम्हें मैथ्स में क्वेश्चंस करने हैं तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कर भी नहीं पाओगे, बिकॉज अपन 2-3 डेज बिफोर ही प्रिपरेशन शुरू करते हैं टेस्ट की। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि टेस्ट के लिए तो पढ़ो ही मत, और क्लास में इतना प्रॉपरली पढ़ो। क्लास में जब कोई चैप्टर चल रहा है तो उसका होमवर्क भी प्रॉपरली करते जाओ कि हमें उस चैप्टर में तभी कॉन्फिडेंस आ जाए कि हमें बाद में फिर टेस्ट की टेंशन ही ना हो। और फिर जब किसी चैप्टर को 2-3-4 मंथ्स हो जाए तो फिर एक बार कभी भी उसका जब उन्होंने रिवीजन प्लान बनाया तो उस चैप्टर का रिवीजन कर लिया। तो इस तरह से अपन ट्राई कर सकते हैं। इनफैक्ट एग्जाम में भी क्या ट्राई कर सकते हैं कि जैसे तुम्हारा 3 आवर्स का एग्जाम है तो फर्स्ट 1.5 आवर जो है इसमें हम स्टेप 1 की सारे क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे। ऑल क्वेश्चंस को हमें पढ़ना है। जब तुम क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो तुम्हें समझ आता है कि क्वेश्चन इजी है, मॉडरेट है या टफ है। इजी है का मतलब कि हमें समझ आ गया क्वेश्चन में क्या करना है, और हमें ये भी समझ आ गया कि क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है। मॉडरेट का मतलब कि हमें क्वेश्चन तो समझ आ गया क्या करना है, लेकिन हमें लग रहा है कि ये लेंथी जाएगा। टफ का मतलब कि हमें समझ ही नहीं आ रहा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें इसका मेथड बिल्कुल नहीं पता। तो 3 कैटेगरी के क्वेश्चंस होते हैं। तो फर्स्ट राउंड में ऑल क्वेश्चंस को पढ़ने के साथ साथ जो ऑल इजी क्वेश्चंस हैं उनको तो हैंड टू हैंड सॉल्व कर लो, जो मॉडरेट क्वेश्चंस हैं उन पे सर्कल लगा लो, और जो क्वेश्चंस टफ लगे यानी कि जो समझ नहीं आए उन पे क्रॉस लगा दो। स्टार्टिंग के 1.5 घंटे में अगर ऐसा करोगे ना, थोड़ा इस चीज की प्रैक्टिस करोगे तो यू विल रियलाइज दैट कि स्टार्टिंग के 1.5 आवर में हम एग्जाम में एटलीस्ट 30% क्वेश्चन हमने एग्जाम में सॉल्व कर लिए, और ये एक बहुत बड़ा नंबर है परसेंटेज वाइज। स्टार्टिंग के 1.5 आवर में अगर हमने ऑल इजी क्वेश्चंस को हैंड टू हैंड सॉल्व कर लिया, सारे के सारे क्वेश्चंस को ओनली पढ़ लिया,
और ये डिसाइड कर लिया कि विच क्वेश्चन इज इजी, विच इज मॉडरेट एंड विच इज टफ। तो ये हम फर्स्ट 1.5 आवर में कर लेंगे, एंड नेक्स्ट 1.5 आवर में ये वाले क्वेश्चंस ले लेंगे जो हमने मॉडरेट मार्क कर रखे हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कम ही होगा, बट ऐसा हो सकता है कि मान लो नेक्स्ट 1 आवर में ही सारे मॉडरेट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए और हमारे पास 30 मिनट्स अभी भी बच गए। तो इन 30 मिनट्स में हमें अब वो सब्जेक्ट लेना चाहिए जिसमें हमें सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है, और उसके टफ क्वेश्चंस को वापस से ट्राई करना चाहिए। ये चीज अपन एग्जाम में फॉलो कर सकते हैं। अभी तुम्हारी नेक्स्ट क्लास कब है? काफी जल्दी है सर, 2 दिन में शायद। आपकी मतलब? नहीं, अभी आज की नेक्स्ट क्लास 7th या 7th? 3 मिनट में। ओके चलो, फिर अपन ये डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में और कंटिन्यू करेंगे। और तुम्हें जो भी चीजें डिस्कस करनी है ना, तो हेजिटेट मत किया करो, डिस्कस किया करो कि जो भी तुम्हें प्रॉब्लम तुम फेस करते हो पढ़ने के टाइम पे या सर सिर्फ मॉड्यूल और क्लास करने से TWT में मार्क्स आ जाते हैं? आ तो जाते हैं, बट वो डिपेंड करता है कि तुमने मतलब अगेन चैप्टर को कितना समझा हुआ है। अब मान लो हमने चैप्टर हमारा बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, चाहे हम मॉड्यूल भी सॉल्व कर लें, मॉड्यूल के कम ही क्वेश्चंस अगर अपन से हो पा रहे हैं, तो फिर वही प्रॉब्लम है कि अगर अपन को कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो मार्क्स नहीं आएंगे। तो वो तो जैसे मैं जनरली मुझे कंफर्टेबल एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगता है, और फिर मैं मॉड्यूल्स के अच्छे क्वेश्चंस करता हूँ। तो नहीं, फिर वो क्या मतलब एनसीईआरटी हाँ, करना मतलब बहुत बेटर है अपने जेई के अकॉर्डिंग, बिकॉज जेई मेंस जो है वो ओनली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही देता है। जेई मेंस के लिए हमें बिल्कुल भी टफ चीजें नहीं पढ़नी। बहुत ही ज्यादा बेसिक रहते हैं। मतलब जेई मेंस अगर तुम देखोगे ना, तो जेई मेंस में जो लास्ट ईयर से लेके जो मतलब ये 4 अटेम्प्ट्स वाला वो केस शुरू हुआ है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। तो मेन प्रॉब्लम है जेई मेंस की कि हमें टाइम की प्रैक्टिस करनी है। जेई मेंस कंसेप्ट का एग्जाम नहीं है, टाइम का चेक है, और जेई एडवांस जो है वो कंसेप्ट का चेक है। तो जेई मेंस के लिए तो एनसीईआरटी इज वेरी गुड, लेकिन जेई एडवांस के लिए हमें अपनी बुकलेट सॉल्व करनी होगी, और बुकलेट में भी वही है कि एक्सरसाइज कितना सॉल्व कर सकते हो। एनसीईआरटी का प्रॉब्लम ये जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल अभी एपी का हम सबसे बेसिक फॉर्मूला सीख लिया कि जनरल टर्म क्या होता है। अभी उसके ऊपर लोग 25 क्वेश्चन दे देते हैं, कुछ भी चेंज नहीं है। नंबर्स अलग रहते हैं। जब तुम एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हो, तो अभी जैसे तुमने बोला यानी कि तुमने रियलाइज किया कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस सेम टाइप के हैं, तो एनसीईआरटी तुम सॉल्व कर रहे हो तो अब तुम्हें समझ आ गया कि 1 to 25 वाले क्वेश्चन सेम है। तो हमने 1, 5, 10, 15 ये वाले बस 5-6 क्वेश्चंस कर लिए। जो सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको बार बार करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। जब तुम्हें समझ आ रहा है कि सिर्फ डेटा चेंज कर रखा है, तो मत करो इन क्वेश्चंस को। तो एनसीईआरटी बनाते बनाते ऐसा लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है बस। हाँ, तभी तो एग्जाम्पलर ठीक है, जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है उसमें थोड़ा सा वेरिएशन रहता है। हाँ, तो वो सॉल्व कर लो। और जो भी एक्सरसाइज भी है ना, उनमें जैसे मान लो 25 क्वेश्चंस है और ऑलमोस्ट सेम पैटर्न पे हैं, तो हमने रैंडमली कोई भी 5 क्वेश्चंस ले लिए, उनको सॉल्व कर लिया और उसको कवर कर लिया, खत्म कर दिया बस, ओनली 5 क्वेश्चंस करके। सर और मैंने देखा है जो मॉड्यूल के इन चैप्टर एक्सरसाइज होते हैं वो भी अच्छे होते हैं, मतलब हाँ, मॉड्यूल के इन चैप्टर भी करने चाहिए। इनफैक्ट मतलब मैं भी ये देख भी रहा हूँ कि अपन को मॉड्यूल पे थोड़ा सा, मैं अभी देखता हूँ, थोड़ा सा इनको मॉडिफाई करने की रिक्वायरमेंट है। इन चैप्टर अच्छे हैं, इनफैक्ट कुछ चैप्टर में एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चंस भी काफी अच्छे हैं, और एक्सरसाइज 2C अगर तुम देखोगे तो उनका काफी सिंपल से क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो बट अभी तुम लोग क्या करो कि इन चैप्टर तो अपन को मॉड्यूल के करने ही करने हैं, मस्ट है, फर्स्ट है, मॉड्यूल की बात कर रहा हूं मैं। फिर एक्सरसाइज 1A 1B इसी ऑर्डर में ही सॉल्व करो, और 2A 2B तक सफिशिएंट है, 2C करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। विंडो 2 जेई मेन एंड एडवांस ये भी मस्ट है, लेकिन सबसे पहले तो इन चैप्टर सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 1A 1B मतलब जिस ऑर्डर में तुम्हें बुकलेट में गिवन है ना, उसी ऑर्डर में सॉल्व कर लो। 2C रहने दो बस, जिन जिन चैप्टर्स में गिवन है। अगर तुम्हारे पास लास्ट 10-15 ईयर्स के जे के क्वेश्चंस भी है ना, उनको भी सॉल्व करना अपनी बुकलेट में। कुछ चैप्टर्स में 2005 तक के क्वेश्चन है या 2010 तक के क्वेश्चन है, लास्ट 4, 5, 6 ईयर्स के क्वेश्चंस नहीं है।
तो वो तुम्हें इजीली नेट पे मिल जाएंगे, तो उनको भी सॉल्व कर लिया करो चैप्टर वाइज। सर जेई में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं पिछले साल? जेई एडवांस रिपीट नहीं करता, जेई मेंस रिपीट करता है, और जेई मेंस कई बार खुद के भी रिपीट करता है और एडवांस वाले भी रिपीट करता है। सर अगर जेई मेंस पे फोकस करना होता है तो एनसीईआरटी ज्यादा सॉल्व करना होता है क्या बुकलेट से? जेई मेंस पे फोकस करना है तो कंसेप्ट लेवल एनसीईआरटी का सफिशिएंट है, बट जेई मेंस के लिए फिर टाइम की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। मतलब एनसीईआरटी सॉल्व करना तुम्हें आना चाहिए क्या? अच्छा, मतलब सम सॉल्विंग एनसीईआरटी के ज्यादा करने का कि बुकलेट करने का? क्वेश्चंस तो मतलब एनसीईआरटी भी सॉल्व कर लो और बुकलेट में ये 1A और 1B तो सॉल्व कर ही लो। सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा जेई मेंस के लिए। अच्छा ओके सर। और सर कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए ना? मेंस के लिए कंसेप्ट नहीं, मेंस के लिए टाइम मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। कंसेप्ट तो बिल्कुल बेसिक सा ही है, अगर तुम लेक्चर नोट्स को एक बार पढ़ लोगे तो यू मान लो कि जेई मेंस का कंसेप्ट पूरा हो गया, कवर है। ओके ऐसा है क्या कि अगर एडवांस के लिए पढ़ा तो मेंस हो जाएगा? नहीं, दोनों के लिए पढ़ने वाली बात नहीं है। मैंने कहा मेंस वाले तुम्हें मेंस के लिए पढ़ने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मेंस के लिए तो बस टाइम की प्रैक्टिस करनी है। एडवांस के लिए पढ़ाई करो और मेंस के लिए टाइम की प्रैक्टिस करो। और वो चीज तुम कैसे कर सकते हो, जैसे तुमने तुम्हारे ये टेस्ट वगैरह होते ही हैं, उनसे अपनी प्रैक्टिस हो जाती है टाइम की। अदरवाइज जैसे तुमने मान लो एक्सरसाइज 1A कभी सॉल्व करना शुरू किया, रिवीजन किया इसका, तो फिर मान लो हमें एक्सरसाइज 1A के 15 क्वेश्चंस का रिवीजन करना है, तो तुम उनके लिए भी टाइम लेके बैठ जाओ कि हमें 30 मिनट्स में ही ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो टाइम की प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस के लिए। सर एक्सरसाइज 3 करने की जरूरत होती है? एक्सरसाइज 3 अब डिपेंड करता है, वैसे मुझे लगता नहीं कि टाइम बहुत ज्यादा होगा, पर मान लो कोई है जिसने सारा होमवर्क ऑलरेडी कर रखा है, तो वो बजाय कुछ और एक्स्ट्रा फालतू मटेरियल सॉल्व करने के एक्सरसाइज 3 सॉल्व कर ले, बेटर रहेगा। यस सर। मैं जनरली बुक्स का को रिकमेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता? बिकॉज बुक्स जो है उनमें जेई के अलावा भी फालतू के कंसेप्ट, फालतू के क्वेश्चंस होते हैं, तो अपना टाइम वेस्ट होगा। तो बेटर है कि हम अपना जो मटेरियल है उसी को सॉल्व करें। बट स्टिल कोई बुक करना चाहता है तो टीएमएच की बुक सॉल्व कर सकते हो, और जो डिफरेंट पब्लिकेशंस हैं, वैसे सारी बुक्स ठीक है वैसे तो ये, लेकिन बेटर है कि अपना मटेरियल पहले सॉल्व करें, क्योंकि उसका डिस्कशन भी क्लास में होता है, बुक्स का तो होता भी नहीं है। तो उसमें अगर डाउट्स आए तो फिर अलग से डिस्कस करने होंगे। ठीक है, तो चलो फिर नेक्स्ट क्लास में अपन कंटिन्यू करते हैं। चलो बाय। सर आप होमवर्क दे रहे हो ना? मैं होमवर्क ग्रुप पे भेज दूंगा। सर अभी स्टार्ट होगा ना होमवर्क? हाँ, डेडलाइंस का? ठीक है सर, तो इसको अभी रेगुलरली कर लूंगा।